जो माहौल घर पर नहीं मिल पा रहा है उस माहौल में आकर के बच्चे यहाँ पर लाइब्रेरी ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें पता है क्या है क्या नहीं। इसके अलावा बच्चे जो प्रॉब्लम होती है ईगोस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ईगोस्टिक प्रॉब्लम, ईगो होने वाली प्रॉब्लम मास्टर की और माँ बाप की बच्चा लोग सुन नहीं पाता है। मास्टर की और माँ बाप की बच्चा लोग सुन नहीं पाता है। मम्मी पापा बोल दे या मास्टर बोल दे। आजकल के धमकी बहुत अजीब है। मास्टर बड़े ध्यान से जो भी शब्द बोलते हैं बड़े ध्यान में रख करके बोलते हैं। डायलॉग मारने के बाद बच्चा खड़ा होकर डायलॉग मारता है। क्या डायलॉग मारता है? सर जी आप कौन से रास्ते से जाते हो, ऐसा कोई डायलॉग। इतना ईगो प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे कोचिंग सेंटर क्या हुए हैं, खुले हुए, बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। अगर बच्चे को जरा सा भी क्या होता है, हर्ट होता है, जरा सा भी क्या होता है, हर्ट होता है, तो बच्चा छूटते ही क्या करता है, दूसरा ट्यूशन क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जब अगर तुम मास्टर की, जो मास्टर है, मास्टर की नहीं सुन सकते हो, माँ बाप की नहीं सुन सकते, तो आगे क्या करो। 10वीं 12वीं तक जो बच्चा लोग होता है वो मिट्टी के घड़े के समान होता है, कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है। कुम्हार को देखा है? कुम्हार को देखा है? कुम्हार क्या करता है? मिट्टी का बर्तन बनाने से पहले उसे अच्छे तरीके से ठोकता है, पीटता है। मिट्टी का बर्तन बनाने से पहले उसे अच्छी तरीके से पीटता है। उसी तरह बच्चे भी होते हैं। 10वीं तक 12वीं तक उन्हें कूट कूट करके क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। जो नहीं पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है जो पढ़ रहा है उसको भी कूटे, कूट करके क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। यानी जब तक आपके मन में डर नहीं होगा तब तक आप पढ़ाई नहीं करने वाले। तब तक आप पढ़ाई नहीं करने वाले जब तक आपके मन में डर नहीं होगा। या फिर वो बच्चा पढ़ेगा जिसने अपने कैरियर क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, हाँ मुझे ये करना है, ये लक्ष्य क्या करना है, हासिल करना है। लेकिन ज्यादातर बच्चों के 99% बच्चों के उनके लक्ष्य डिसाइड ही नहीं होते, आगे करना ही क्या है। तो इन सब के बारे में हमारे जितने भी एक्सपर्ट है वो सारे का सारे क्या करेंगे, कैरियर काउंसलिंग में क्या करेंगे। आपकी जो भी आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, जो भी क्षेत्र है जिसमें आप जाकर के क्या कर सकते हो, जॉब ले सकते हो, उसके बारे में हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं वो आपको क्या करेंगे, गाइडलाइंस करेंगे। धन्यवाद। एक बार और जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। इसमें कहा जाता है ना कि दूसरों से एक्सपीरियंस से सीख लो, अगर खुद का एक्सपीरियंस लगाएंगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो ये बात हकीकत है। ये सर का काफी सालों का एक्सपीरियंस रहा है, काफी साल से सर पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को फेस किया, हर टाइप के बच्चों को देखा है कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से वो फेस नहीं कर पाते, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो जरूर ये हेल्प करेगा आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में। और ये बात भी सर की कहीं ना कहीं ठीक है कि जब हम 10th तक होते हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हमें किस वे में जाना है, अनटिल अनलेस अगर अपने पास कोई गाइडेंस ना हो। अगर 10th में आ जाते हैं उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा गाइडलाइन आता है, समझ में आता है कि हमें किधर जाना नहीं जाना। इसलिए सर कह रहे थे कि बच्चों को 10वीं तक कूटना भी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ठीक है जहां तक है। तो ये सर का एक्सपीरियंस था। और इसके साथ ही अब मैं ऐसे व्यक्तित्व को आवाज देने जा रहा हूं, अगर जब वो मेहनत करते हैं तो मेहनत कम पड़ जाती है, दिन उनका ही कम पड़ जाता है। उन्होंने काफी अच्छा मेहनत किया और बहुत बड़े एग्जाम को क्रैक किया है, जिसके लिए काफी बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे। कितने बच्चे यहाँ पे नीट के हैं? चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। और ये बच्चे हैं नीट के, और ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कोई भी अगर कोई एग्जाम क्रैक करता है तो वहां पे यही देखी जाती है उसकी मेहनत कैसी रही, कैसे कंसिस्टेंसी उसने मेहनत किया, कैसे डिस्ट्रिक्शन से बच के रहा हो। तो ये सब चीजें काम आती है। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसफुल रहेगा और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व को आवाज देने जा रहा हूं जो यहाँ पर आएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिनका नाम है रोशन सिंह। इन्होंने हाल ही में नीट को क्रैक किया है और MBBS कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। एक कोटेशन बोलने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि उसके बाद आप जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ताली हो जाए एक बार। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर रोशन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू महेंद्र भैया एंड प्रदीप भैया जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। ठीक है,
बेसिकली मेरा नाम रोशन है और मैं फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ PGIMS रोहतक। आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने PGI का नाम सुना होगा, बट जो हरियाणा से बिलोंग करता है उन्हें पता होगा वो हरियाणा का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है फॉर MBBS एंड फॉर एवरी कोर्सेज इन मेडिकल कोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो स्कूल में है या भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके माइंड में ये रहता है कि यार ठीक है 10th पास कर लिया, फिर उसके बाद करना क्या है, चलो ठीक है कोई सी स्ट्रीम भी ले ली, फिर उसके बाद क्या करना है। तो किसी को ये कोई गाइड करने वाला कोई नहीं रहता। बेसिकली मेरे पास भी कोई नहीं था गाइड करने वाला। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं 8th क्लास में था तो हम लोगों को स्कूल में, आप लोगों ने सबने देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, सब लोगों ने देखी है। तो हम लोगों को वो मूवी दिखाई गई थी मुन्ना भाई MBBS, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। उस दिन मैंने सोच लिया कि भाई बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। ठीक है, और बेसिकली आज भी हमारे कॉलेजेस वगैरह में पूछा जाता है कि बेटा आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। ठीक है, सब अपना अलग अलग आंसर देते हैं। कोई कहता पैसा कमाना है, कोई कहता रिस्पेक्ट कमानी है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने 8th क्लास से डिसाइड कर लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है। अब ठीक है, लेकिन पता कुछ नहीं था कि कैसे क्या करना है, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद जब 10th क्लास में आया तो इतना पता था कि साइंस स्ट्रीम लेनी है और एक PMT नाम का एग्ज़ाम होगा, वो क्लियर करना है और फिर तुम डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, अब 10th के बाद 11th में साइंस तो ले ली। बेसिकली मैंने 10th यही निठारी से करी थी। आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चे निठारी के हो गए, बट ये था उस समय निठारी में साइंस का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मैंने पश्चिम विहार के RPVV में एडमिशन ले लिया। तो वहाँ मेरे को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला। फिर वहाँ जाकर के मेरे को पता चला PMT नाम का जो बस एग्ज़ाम सुन रहा हूँ ना, वो बेसिकली में बहुत टफ है। उसको compete करने के लिए 17 लाख बच्चे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो 12th तक आ गया तो भी नहीं मेरे को पता कि बेसिकली करना क्या है। ठीक है PMT क्लियर करना है, लेकिन करना कैसे है कुछ नहीं पता। फिर 12th पास आउट हो गए जैसे तैसे करके। फिर उसके बाद 1 साल मैंने खुद से कोशिश करी कि खुद से कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन मैंने 12th 2017 में पास आउट कर ली थी, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम खुद से तैयारी करी बिल्कुल बेकार रिजल्ट आया। फिर घर वाले कहते कि चल बेटा तो कोचिंग ही ज्वाइन कर ले, खुद से तो देर से होने नहीं वाला। कोचिंग ज्वाइन कर ली। हम बेसिकली जो नीट का पेपर होता है 720 नंबर का होता है, तो और जनरल कैटेगरी को मिनिमम 600+ नंबर चाहिए होते हैं फॉर एडमिशन। तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 523 आए। मेरे का ये था कि कहीं ना कहीं यार आउट ऑफ दिल्ली मिल ही जाएगा, बट उस समय भी क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला कहीं। फिर मैंने एक और बार सेम इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया कि चल फिर से शुरू करते हैं, इस बार होप सो हो जाए। बट फिर किस्मत में था ही नहीं। उस समय फिर 577 आए, उस समय भी नहीं हुआ। मैंने सोचा कहीं तो मिल जाए दिल्ली से बाहर, लेकिन उस समय भी नहीं मिला। फिर ये था कि यार लाइफ के 3 साल तो बर्बाद कर दिया आफ्टर 12th। इतने में बंदों की ग्रेजुएशन हो जाती है और मैं अभी तक यहीं का यही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, एक चांस और देते अपने आप को, फिर देखते क्या होता है। एक चांस और दिया। उस समय मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करी, सारा तरीका मेरे को पता था। बेसिकली बच्चे यही गलती करते हैं, उन्हें मेथड ही नहीं पता करना क्या है, कैसे करना है। तो वो मैंने इन 3 सालों में बहुत कुछ सीख गया कि क्या कैसे करना होता है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी होती है और क्या चीज़ें बेसिकली करनी होती है, जो कि आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होता। और हमारे प्रेम नगर के बच्चों को तो बहुत ही खास कर नहीं पता होता, क्योंकि गाइड करने वाले कोई नहीं है यार। मेरे को भी गाइड करने वाला कोई नहीं था, ना बड़ा भाई कोई मेडिकल फील्ड में, ना घर में कोई मेडिकल फील्ड में, ना तो कोई रिलेटिव मेडिकल फील्ड में। एक इकलौता मैं आया हूँ, तो मेरे को पता है कि कैसे क्या करना होता है। फिर मेरा इस साल सिलेक्शन हो गया 2021 में PGI रोहतक में। तो बेसिकली करना क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, भेड़ चाल चल लेते हैं कि अच्छा नीट की कोचिंग लेनी है और जैसे जैसे वो लोग बताएंगे वैसे वैसे करना है और पेपर क्लियर ना। बिल्कुल ऐसे तो पेपर क्लियर होने नहीं वाला। 17 लाख बच्चे होते हैं, तो उसके लिए क्या होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है, सबकी अपनी अपनी होती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजी सबको मालूम होती है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है किसी को नहीं पता। तो बच्चे क्या करते हैं कि जब तक सिलेबस ख़त्म होता है तब तक टीचर की तरह चलते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं वही पढ़ते हैं, बस हो गया। वही इंस्टीट्यूट में जा कर के नोट कर लिया, हो गया। फिर लेकिन बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, खुद के नोट्स कोई नहीं बनाता होगा। चाहे तुम कोई सी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तुम में से कितने खुद के नोट्स बनाते हो, कोई नहीं बनाता होगा।
बेसिकली जो टीचर हमें लिखवाता है वो तो उसके खुद के नोट्स है भाई, हाँ कुछ एक्सेप्शन निकल जाता है। और हम जो बनाते हैं वो हमारे समझे हुए नोट्स हैं, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट हो या कोई सा भी, उसके लिए सबसे बेसिकली ज़रूरी क्या है, खुद के शॉर्ट नोट्स, जो कि मैं इन 3 सालों में मैंने सीखा और जो कि मैंने लास्ट ईयर अपने खुद पे अप्लाई किया। मैंने अपने सारे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके शॉर्ट नोट्स बनाता गया और एट द एंड मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। फिर बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी को पता चल जाता है कि ठीक है शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, फिर लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि बनाते कैसे हैं। बच्चे क्या करते हैं, अगर 4 पेज का चैप्टर है तो उसको 5 पेज में नोट्स बना लेते हैं। यार इससे बढ़िया तो 4 पेज का चैप्टर ही पढ़ लो, 5 पेज का नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा, चैप्टर ही बढ़िया है। 4 पेज का चैप्टर अगर 1 या 1.5 पेज में बन रहा है तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं वही करता था, अगर 10 पेज का चैप्टर है तो उसमें 2 पेज में कंसाइड कर देता था कि ताकि एग्ज़ाम के टाइम में मैं वो 2 पेज पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्लियर करूँ और निकलता बनूँ। और बच्चे क्या करते हैं, लाइक ये तो बायो में होता है, और फिज़िक्स केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। फिज़िक्स किसी के पल्ले नहीं पड़ती। अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा होगा या किसी ने सोचा है कि डॉक्टर मेरे को बनना है आगे जा कर के, ठीक है, तो फिज़िक्स बहुत ही कम बच्चों के पल्ले पड़ती है। मेरे भी नहीं पड़ती थी शुरू में, मैंने भी जब इतने साल मेहनत करी तब जा कर के फिज़िक्स पल्ले पड़ने लगी। तो उसके बाद बच्चे करते क्या है, सिर्फ फार्मूला रट लेते हैं बस। यार अगर तुम्हें फार्मूला पता है लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है यही नहीं पता तो फार्मूला रट के फ़ायदा क्या। फॉर एग्जांपल मैथ में अगर तुम्हें कोई फार्मूला पता है लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि उसमें वैल्यू कौन सी पुट करनी है तो फ़ायदा क्या, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी बच्चे यही बेसिकली गलतियाँ करते हैं कि रिएक्शन रट लेते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है मैकेनिज़्म वगैरह भी आ जाता है। और बेसिकली बहुतों को कम समझ में आ रहा होगा कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो क्या है, ठीक है, लेकिन जो नीट के बच्चे हैं उन्हें पता चल रहा होगा कि केमिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। तो सबका शॉर्ट नोट्स बनाने के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री होती है उसमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। 2 बच्चे क्या होते हैं उसमें भी वही फार्मूला रटने वाली चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन कहाँ कैसे लगाना है किसी को कुछ नहीं पता। तो वो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी होती है कि ठीक है फार्मूला तो रट लिया लेकिन उसका कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है कंसेप्ट पता है हमें और फार्मूला भी पता है तो हम ईजिली क्रैक कर सकते हैं। और बायो में बेसिकली बच्चे पता क्या करते हैं, होली खेलते हैं किताबों के साथ। सब लोग खेलते होंगे होली किताबों के साथ, कोई रेड कलर के हाइलाइटर के साथ, कोई पीले कलर के हाइलाइटर के साथ, कोई नीले, सब लोग करते हैं, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या जेईई का हो, किसी का भी हो। तो बेसिकली मैं ये बात कहना चाहूँगा कि होली खेलना ना बंद कर दो। पता क्या है, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है ना तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, पहली चीज़ 2 ही मार्कर यूज़ करने चाहिए। ज़्यादा होली खेलने से क्या फ़ायदा, किताब को थोड़ी ना देख रहा है रिलेटिव कि हाँ अच्छा ये बेटा तो ज़्यादा पढ़ता है, उससे फ़ायदा ही क्या। तो बेसिकली 2 मार्कर यूज़ करो। लाइक एक हाइलाइटर से वो चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए हमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होते हैं, ठीक है। उससे ये क्या फ़ायदा होता है, जब भी तुम उसे पढ़ोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो लास्ट टाइम एग्जाम्स वगैरह में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, उन चीज़ों को हाईलाइट करनी चाहिए हमेशा जो मोस्टली प्रोबेबली जो आ सकते हैं या तुम्हें लगता है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये 2 चीज़ें पढ़ के जाओ, पेपर बहुत ही ईजिली क्रैक होता है, चाहे वो नीट का हो या कोई सा भी। और फिर उसके बाद बहुत बंदे सोचते हैं कि नीट कर लो लाइफ तो सेट है, एमबीबीएस में एक बार एडमिशन हो गया तो डॉक्टर तो बन ही जाएंगे। ये मिथ है लोगों की, ठीक है। जब एमबीबीएस में आते तो पता चलता है ये तो जिसने बोला है वो झूठी बोला है। तो लेकिन ये है कि अगर आप एक बार एमबीबीएस में आ गए तो जो आपकी जो लाइफ है ना बिल्कुल जो अदर बच्चों से है वो एकदम डिफरेंट हो जाने वाली है। लाइक जो नीट के टाइम में जो भी तुम्हारे स्ट्रगल वगैरह है या जितनी भी पेरेंट्स की जो भी बातें होती है, मेरे को पता है, मैंने 3 साल ड्रॉप किए है, मेरे को पता है पेरेंट्स कितना टॉर्चर करते हैं। तो बेसिकली पेरेंट्स जो अगर कुछ आए हैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि बच्चों को डीमोटिवेट करने के बदले अगर आप मोटिवेट करो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मेरे पेरेंट्स तो मेरे को ये कहते थे, तू क्या डॉक्टर बनेगा, तू जब एक पेपर क्रैक नहीं हो रहा तेरे से, तो क्या ही एमबीबीएस करेगा। और आज देख लो, आज मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ और बेसिकली मैं हॉस्टल में रहता हूँ। और जब मैं अब घर आता हूँ तो मत ही पूछो क्या खातिरदारी होती है, ठीक है। अगर मैं बेड पे बैठा हूँ और मैं कहता हूँ कि मम्मी पानी चाहिए, पानी आएगा बेड पे।
और वही अगर नीट की तैयारी करता था तो अलग ही गालियाँ सुनने को मिलती थी कि उठ के ले ले। तो इसीलिए भाई नीट क्लियर करने के बाद या MBBS में एडमिशन करने के बाद ना बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ हो जाती है। स्ट्रगल बहुत है क्योंकि लोग सोचते हैं कि बस 5-5.5 साल की MBBS है ना, 5.5 साल की MBBS, उसके बाद PG भी होती है, फिर सुपर स्पेशलिटी भी होती है। इंसान बुढ़ा हो जाता है अच्छा डॉक्टर बनते बनते। मेरी भी एज वैसे हो गई है बुढ़ी होने वाली। जब तक मैं सुपर स्पेशलिटी करूँगा तब तक पता नहीं कितनी एज हो जाएगी मेरी। तो बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता अगर कि उन्हें करना क्या होता है। मैं यही कहूँगा कि अगर आपका मन है डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके रिलेटेड सारी क्वेरीज पता होनी चाहिए कि आपको कैसे क्या करना है। क्योंकि मेरे टाइम में मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं मिला था। मैंने खुद से सब कुछ सीखा, खुद को ही गाइड किया और फिर आज इस मुकाम पे आया हूँ। तो अगर आप में से कोई भी नीट की तैयारी करना चाहता है, जिसका मन है कि मेरे को बड़े होकर के डॉक्टर बनना है, तो मोस्ट वेलकम है। मेरा नंबर प्रदीप भैया के पास, महेंद्र भैया के पास है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो मेरे से पर्सनली कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकता है। तो गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अब में से बहुत ही कम के पेरेंट्स या रिलेटिव या भाई या बहन जो डॉक्टर होंगे, बहुत ही कम के पेरेंट्स हैं। तो मेरे भी नहीं थे, मैंने भी खुद से सीखा है। तो इसलिए जिसको भी जो भी हेल्प चाहिए हो वो प्रदीप भैया से कांटेक्ट कर लेना या महेंद्र भैया से। मैं हमेशा हेल्प करने में मैं हैप्पी रहूँगा। ठीक है, थैंक यू। एक बार और जोरदार ताली हो जाए। ये कोई इतना आसान एग्जाम भी नहीं होता। सालों से बच्चे लगे रहते हैं और तैयारी करते रहते हैं और उम्र निकल जाती है और एग्जाम क्लियर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उससे हम 2-3 चीजों पर पहुंचते हैं। एक पहली चीज तो ये है कि हमें हार्ड वर्किंग होना सबसे जरूरी है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमेशा अपने आप को ब्रीफ कॉन्फिडेंट रखना है कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। तीसरी चीज ये अपने आप को मोटिवेट रखना और कंसिस्टेंसी रखना है कि जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उसमें हमेशा बने रहें। आज हो सकता है कम आज पढ़ रहे हो, कल ज्यादा पढ़े, तो इसलिए अपने आप को बनाए रखना है। और एक और चीज इन्होंने जो ऐड किया ये है, ये भाई ने सीखा कि भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं, कहीं से भी नोट्स मिल गया खरीद लिया, पढ़ लिया, यहाँ से वो मिल गया वो पढ़ लिया। नहीं, जो स्ट्रिक्ट चीजें हैं, जो बिल्कुल वही एग्जैक्ट चीजें हैं, उन्हीं को पढ़ना होता है, उन्हीं पे विश्वास करना। तो वहां सबसे जरूरी होता है कि आप खुद के नोट्स बनाएं, खुद से पढ़ें, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे एग्जाम के लिए और किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए। ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, आप चाहे UPSC, PCS या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पे काम आता है। तो ये भाई का एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं। भाई को हो सकता है साल लग गए, लेकिन आप इनके एक्सपीरियंस सीखे और अप्लाई कर अपनी लाइफ में। हो सकता है एज इट इज नहीं करें, आपकी अपनी अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन ये जरूर हेल्पफुल रहेगा। तो भाई के लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दें क्योंकि काफी तो यहाँ पे गाइडेंस की बात हो रही है। मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगा। अच्छा, सभी लोग किराड़ी से बिलोंग करते हैं? एक बार हाथ उठा दे कौन कौन किराड़ी से है। बाकी सारे रोनी से आए क्या? लग रहा है कोई पश्चिम बिहार से आया, कोई रोनी से आया। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से किराड़ी से ही है। तो मैं एक स्टोरी शेयर कर रहा हूं, अपने आप से रिलेट करना कि गाइडेंस और वो कैसे वो एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। आप सभी किराड़ी में रहते हैं और नागलोई जाते होंगे, आई नो कभी ना कभी तो गए होंगे। आप सभी रास्ता जानते हैं कि यहाँ से थोड़ा आगे निकलो तो गड्ढा है, आगे रोड टूटा हुआ है, फिर किराड़ी मोड़ पे आते तो जाम मिल जाता है, फिर उससे आगे गए तो पानी भरा हुआ मिल जाता है, उससे आगे गए तो फाटक मिल जाता है। तो इसी प्रकार से मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि जैसे आप यहाँ रहते हैं और यहाँ पे सिर्फ केला सेब वगैरह मिलता है और आपको खाना है अनार, जो काफी फायदेमंद होता है, और आपने किसी सुना कि वो अनार नागलोई में मिलता है या किसी को देखा लाते हुए, आपका ही मन हुआ कि मुझे लेना है, वही खाना है, लेकिन आपको नहीं पता कि मैं नागलोई कैसे जाऊं। आपको बिल्कुल नहीं पता, आपने सुन लिया, देख लिया या कहीं सुना था कि वो वहां पे मिलता है। आप यहाँ से निकलते हैं नागलोई के लिए, आपको रास्ता नहीं पता, फिर आप देखते राइट में गली जा रही है, एक लेफ्ट में गली जा रही है, सोचते किधर जाऊं मैं। अपनी लाइफ से रिलेट करना, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और जो हमारी जो गाइडेंस क्या है वो समझ में आएगा। तो आप कभी राइट वाली गली में मुड़ जाते हैं, थोड़ी देर आगे जाते हैं, फिर एहसास कर रहे हैं ये तो गलत गली में आ गया है, फिर वापस आते हैं, फिर लेफ्ट वाली गली में जाते हैं, फिर भी नहीं पता, फिर आपको कोई थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है, वो कहता है नहीं भाई ये रास्ता तो सीधा नागलोई जाएगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं रास्ते में पानी भरा हुआ है,
फिर से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार पानी पार करके कैसे जाऊंगा मैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो वो सोचता है फिर आगे कैसे आऊं, वापस बैक आ जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर वो खिलाड़ी मोड़ पे देखता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, फिर वहां से वो वापस आ जाता है, नहीं यार मेरे बस की नहीं है, इतने घंटे से लोग खड़े हुए हैं, ये तो पार कर नहीं पाए, मैं कैसे ट्रैफिक पार करके आगे जाऊंगा। फिर वो वापस आ जाता है। एट लास्ट 3 चीजें निकल के आती है वहां से, या तो वो पहुंच तो जाता है नांगलोई, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, जो सफर 10-15 मिनट का था वहां 3 घंटे लग जाते हैं। या तो ये होता है उसे पहुंचना नांगलोई होता है, पहुंच जाता है मुंडका, या तीसरा ये होता है वो गिव अप कर देता है, नहीं यार मुझे अनार खाना ही नहीं है, मैं यहीं पे सेब खरीद के खा लूंगा। ये होता ही नहीं होता। लेकिन यही अगर एज्यूम करो कि आपके पास एक गाइडेंस हो, आपके मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, या कोई भी टीचर हो, आपको नहीं पता लेकिन वो आपके साथ पीछे बैठे हो, जा रहे हो, तो आपको सीधा रास्ता बताएंगे, नहीं बेटा ये रास्ता सीधा नांगलोई जाएगा और आराम से पहुंच जाओगे। हो सकता है पानी भरा हो, आप घबराओगे, लेकिन पीछे आपके पापा बैठे होंगे, नहीं बेटा घबरा नहीं, आगे से रास्ता है वहां से ले जाऊंगा। यही होता है। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और जल्दी पहुंच जाता है। तो गाइडेंस यही हमारी लाइफ में होता है। अगर हमारे पीछे कोई गाइडेंस हो ना, तो हम आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कितनी भी चैलेंजेस आए, कितनी भी डिफिकल्टीज आए, वो साथ खड़े होते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं और हमारे मंजिल पर पहुंचा देते हैं। आई होप आप लोगों ने अपने आप से रिलेट किया और समझा होगा इसे। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अगले व्यक्तित्व को आवाज देना चाहूंगा, जिन्होंने काफी सारे एग्जाम क्रैक कर चुके हैं यहाँ पे, और काफी एग्जाम के रिजल्ट आने बाकी हैं, लेकिन 6 से 7 एग्जाम जिनके क्लियर हो चुके हैं। अगर वो अपने अनुभव साझा करेंगे, ये जरूर आपके लाइफ में हेल्पफुल होगा, आपकी स्ट्रेटजी बनाने में हेल्पफुल होगा। तो मैं एक ऐसे शख्स को आवाज देने जा रहा हूं जिसका नाम है विनोद खत्री। मैं विनोद खत्री से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज स्टेज पर आए। एक कोटेशन के साथ मैं माइक देना चाहूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है जोरदार तालियों से स्वागत करना। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जोरदार ताली हो जाए एक बार। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे विनोद खत्री का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइडेंस, आयान जी ने गाइडेंस का कितना अच्छे से आप लोगों को अभी बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सरस्वती कोचिंग एकेडमी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मौका दिया और आप सभी के आगे उपस्थित होने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। My name is Vinod Khatri. Currently I am preparing for SSC, CGL and other competitive examinations. सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे कितने लोग हैं जो किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं? प्लीज़ कीप रेज योर हैंड्स। तो वो शायद ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मैंने 10th क्लास चौधरी बलदेव सिंह सैनिक सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट की, जिसमें मेरी CGPA थी 10.4। 12 गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट की, जहां वो घट के 84% पर रह गई। देन उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन मैंने BCA से की, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें मार्क्स मेरे जस्ट 64% थे। जैसे आप ये चीज़ देख रहे होंगे, जैसे जैसे मेरे हायर स्टडीज़ का ग्राफ बढ़ता जा रहा था, उसके साथ मेरी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी उसके साथ साथ डाउन होती जा रही थी। जहाँ तक मुझे लगता है जो ये मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी, इसका मेन कारण क्या था? एक कंप्लीट और क्लियर गाइडेंस का ना होना। 10th में 9.4 CGPA लाने के बाद भी मैंने साइंस या अदर जो मुझे पसंद थी स्ट्रीम उसको ना लेकर मैंने एक कॉमर्स लिया। उस टाइम पे गाइडेंस क्या होती थी, जैसे आपके पीयर्स या फिर आपके जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो स्ट्रीम वो चूज़ करते थे आप भी वही चूज़ कर रहे हो, जो वो करते थे आप भी वही कर रहे हो। जैसे यहाँ पर क्या है, अभी सर ने ये सेशन ऑर्गेनाइज करवाया गाइडेंस के लिए, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था।
जो आपके फ्रेंड्स सर्कल में जो बोला जाता था कि चल भाई ले लेते हैं कॉमर्स, तो आपने भी कॉमर्स ले ली। ऐसे कोई पर्टिकुलर सेशंस नहीं होते थे, जो आप सुनते थे वही करते थे। तो मैंने भी क्या किया, कॉमर्स ले ली, जबकि मेरा उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद जैसे तैसे कॉमर्स कंप्लीट की 12th तक। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में BCA ले ली, जबकि उसका कोई रिलेशन नहीं है कॉमर्स से। BCA क्या है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिल्कुल एकदम डिफरेंट फील्ड। फिर उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे अवेयरनेस आई, पता चला कि हाँ इस जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट है नहीं। तो फिर उसके साथ फिर हमने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो फिर एक पता चला कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी कोई चीज़ होती है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसी भी कोई चीज़ होती है। फिर उसके लिए हमने क्या किया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में पढ़ना बेसिकली स्टार्ट किया। तो ये सब कब स्टार्ट हुआ, जब मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी उसके बाद। जबकि आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो उसी में आप पहले से ही उसके लिए अवेयर हो कि आपको ग्रेजुएशन के बाद ये चीज़ करनी है। लेकिन ये सब मेरे साथ कब हो रहा था, जब मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, जब मुझे इतनी अवेयरनेस हुई, जब इतने प्लेटफॉर्म्स मुझे पता चले कि हाँ यहाँ से पढ़ने के बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो सब उसी के लिए मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं। तो जो कॉम्पिटिटिव वाले बंदे हैं यहाँ पे, जो कॉम्पिटिटिव किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सबसे पहले है अवेयरनेस। जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए CGL एंड अदर रिलेटेड गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके बाद जो आपकी कई बार क्या होता है, अगर कोई ग्रेजुएशन बेस किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता है, जैसे SSC CGL, तो वो क्या करते हैं, उससे जो लो पे ग्रेड लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे CHSL हो गया, MTS हो गया, इनको कंसीडर नहीं करते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये अगर लो ग्रेड पे की जॉब्स हैं तो इनको क्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान है। असल में क्या होता है, जो CGL से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स वही CHSL या MTS जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपके जो मेन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, उसके अंडर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उन सभी का एग्ज़ाम्स को आपको क्या करना चाहिए, साथ साथ देते रहना चाहिए। देन उसके बाद स्टडी मटेरियल। कई बार क्या होता है, अब क्या है, डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा है कि आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो अपने पूरे मोबाइल में PDFs डाउनलोड करके भरते जाओगे तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। ऑनलाइन कोर्सेज इतनी मात्रा में आपके पास अवेलेबल है कि आप चाहो तो फिर अगर एक टेलीग्राम अगर आपके पास ऐप है, तो उसमें आप जितने चाहे उतने टीचर्स के फ्रीली अवेलेबल कोर्सेज को फ्रीली आपके पास उपलब्ध हो सकते हैं। तो ऐसे उसमें क्या करना चाहिए, आपको अपने जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको कंसाइज रखना चाहिए और कम से कम स्टडी मटेरियल का यूज़ करके कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स का यूज़ करो और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेने की बजाय एक ही बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीटिशन करने की कोशिश किया करें, उसी को बार बार रिपीट करने की कोशिश करें। क्या होता है, अगर आप कोई भी 2 बुक लेते हो एक ही सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश मान लो आपका कोई सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर उसी की आप 2 बुक्स लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, उन दोनों बुक्स में 10% जो आपका मटेरियल है वही डिफरेंट होता है, बाकी 90% वो क्या है, सेम होता है। उस 10% के लिए आप क्या करते हैं, 10 बुक पढ़ते हैं 10 बार। इससे बढ़िया एक ही बुक को आप अगर 10 बार पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाता है और आप अच्छे से उसको प्रिपेयर भी कर पाते हैं। अब इसके बाद है फिर टाइम टेबल। SSC जैसे एग्ज़ाम्स में आपको टाइम टेबल मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टेबल सिर्फ इसलिए नहीं कि आप तैयारी आपकी जो चल रही है वो एक अप टू डेट रहे, इसके अलावा ये आपके अंदर डिसिप्लिन भी मेंटेन करती है। अगर आप रेगुलरली अपना टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आप देखोगे कि एक बार आपने टाइम टेबल बनाया, उसको फॉलो किया, 2-4 दिन उसको फॉलो किया, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, वो फॉलो नहीं हो पाता तो आप उसको फाड़ के फेंक देते हैं। फिर 2-4 दिन बाद फिर दोबारा बनाते हैं, फिर उसको फाड़ के फेंक देते हैं। तो ये क्या एक प्रोसेस है, इससे घबराना नहीं है।
और आपका जो टाइम टेबल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, जिसको आप एकदम फॉलो कर पाए। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने तैयारी चालू की, टाइम टेबल ऐसा बना लिया जो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, बस भावनाओं में आके इतना सब कुछ उसमें डाल दिया कि आज ही एक दिन में ही ख़त्म कर देना पूरा सिलेबस। तो इस तरह से टाइम टेबल बनाएं कि वो रियलिस्टिक भी हो, और उसका अगर 80% भी कंप्लीट होता है तो वो भी इनफ है। अगर आप 80% भी अगर उसको कंप्लीट करते हो तो अगले दिन उसमें थोड़ा ऐसी चीज़ डालिए तो थोड़ा चैलेंजिंग हो और रियलिस्टिक भी हो। इसके अलावा पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एसएससी जैसे एग्ज़ाम, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये ना तो वनडे कोई मैच की तरह है, ना ही कोई T20 मैच। यहाँ तक कि टेस्ट मैच भी नहीं है, टेस्ट मैच भी 5 दिन तक ही चलता है। इसमें तो भी 1 से 1.5 साल आराम से लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है कि आप अपने अंदर पेशेंस रखें। अगर कोई आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो ज़रूरी घबराना नहीं है कि हाँ मेरे से ये एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। स्टार्टिंग में मैं बताऊँ, जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना तो मैं मॉक देता था, उसमें मेरा स्टार्टिंग में मुझे आज भी याद है, पहले मॉक में मेरे मार्क्स थे 107 नंबर, और जस्ट अभी रिज़ल्ट आया एसएससी का और मेरे उसमें 100 में से 90 मार्क्स हैं। तो यहाँ तक कि जर्नी के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, लगातार उसमें मेहनत करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा एक मोटो है, जैसे अगर आप एक दिन की पढ़ाई स्किप करते हैं तो उसको लगा लो कि आप 3 दिन पीछे चले जाते हैं। पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, उसमें थोड़ा पढ़ सकते हैं लेकिन कभी भी कोई स्किप करने की कोशिश ना करें। कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपने पढ़ाई बिल्कुल ही ना की हो। कम चलेगी लेकिन बिल्कुल स्किप करना बिल्कुल नहीं है। अब इसके बाद है स्ट्रेस। एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करने वाले बच्चों में स्ट्रेस बहुत होता है। स्ट्रेस इसलिए होता है कि हम क्या करते हैं, कंपटीशन के दौरान हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है लोगों से वो धीरे धीरे कम होता जाता है, या फिर हम खुद ही उसको कम करते जाते हैं, क्योंकि ये हमारी नीड होती है। हम कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और इसलिए क्या होता है, हमारे अंदर अब स्ट्रेस डेवलप होता जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड सर्कल को इतना छोटा रखें लेकिन उसमें ऐसे लोगों को रखें जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर पाएँ। ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में रखें जो आपको समझ पाएँ, आपकी जो कॉम्पिटिटिव रिलेटेड जो बातें हैं उनको समझ पाएँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हेल्प कर पाएँ, आपकी फीलिंग्स वगैरह शेयर कर पाएँ। ऐसे लोगों को अपने उसमें रखें, पीयर ग्रुप या फिर अपने फ्रेंड जोन में रखें। बाकी जो पार्टी जो भी है, स्पा और मसाज पार्लर्स वगैरह में जो आपको दी जाती है ना, रिलैक्स, शांति से बैठो, आराम से, अच्छा खाओ, अच्छा बैठो, ये सब करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये बाद में भी हो सकता है, क्योंकि सक्सेस इंतजार नहीं करेगी, ये तो आप बाद में तो भी कर सकते हैं। आखिरी में होता है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। अगर आप एक कोने में बैठकर तैयारी कर रहे हैं और आपके पास एक ऑनलाइन स्टडी करने के लिए फ़ोन है और उसमें नेट है, तो कभी आप सोशल मीडिया चला लोगे। अगर आप यूट्यूब से अगर कोई देख रहे हो, कोर्स देख रहे हो, कोई स्टडी का कोई काम देख रहे हो, तो उसमें नोटिफिकेशन इतने आते हैं कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक अपने आप को गोल ओरिएंटेड रखना है। जहाँ तक कोशिश करनी है कि आप उससे भटके ना, अपने आप को अपने गोल के प्रति एकदम कंसंट्रेशन के साथ लगाए रखना है। और मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, तो मोटिवेशन तो आपके अंदर से ही आना चाहिए। लेकिन फिर भी जब आप ऐसे सेशन में आते हैं जहाँ पर इतने अचीवर्स होते हैं जो अचीव करके जो आपको कुछ बताते हैं, तो उनसे भी मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसी जगहों पर आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी प्रिपेयर करते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर विनोद खत्री, हमारे साथ अपना अनुभव साझा किया। आई होप ये लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे। तो ये जो बातें कर रहे थे, कुछ चीज़ें इसका निचोड़ निकलता है, जैसे कि मैं बहुत पंक्चुअल और रियलिस्टिक होनी चाहिए ना। पूरा ऐसा होता है ना कि हम बहुत रियलिस्टिक नहीं होते। एक मोटिवेशन वीडियो देखा और फुल मोटिवेट हो गए और टाइम टेबल बना दिया, सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे पढ़ना है, फिर 7 बजे करना है, कंटिन्यू रात तक चलता रहा। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में फॉलो हो पाता है? 4 दिन चला, 5 दिन चला, उसके बाद मोटिवेशन जैसी डाउन, फिर वापस से बढ़े।
तो आपका जो टाइम टेबल हो ना बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए। बेशक से आप 5 घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े, लेकिन डेली पढ़े, पंचुअल होके पढ़े कि हाँ मैंने इतने घंटे पढ़ा बनाया तो इतने घंटे पढ़ूंगा, ये चीज होनी चाहिए। ना कि अनरियलिस्टिक चीजें वो बना लिया और फॉलो ही नहीं होगी, फिर वो उल्टा आप पे इम्पैक्ट डालती है। और मोटिवेशन, ये सही बात कर दी, मोटिवेशन खुद के अंदर से आनी चाहिए। आप कोई भी अपना हार्ड टास्क याद करोगे कि कभी भी अपनी लाइफ में आपने फेस किया और कैसे उससे बाहर आ पाए, तो जरूर आपको मोटिवेट करेगा, बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, बजाय किसी और को सुनने या कुछ करने से। और तीसरी चीज पेशेंस, इसकी कमी हमारे अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो वो बनाए रखा जाए तो हम किसी भी एग्जाम या किसी भी चीज में क्लियर कर सकते हैं। तो ये थे जो कुछ अनुभव विनोद खाली ने हमारे साथ साझा किया, और जो हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। इसके साथ कुछ और भी अनुभवी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने काफी हाई रिपीटेड एग्जाम क्लियर किया है और क्वालिफाइड भी रहे हैं, तो वो भी आएंगे और अपना अनुभव आप खुद के साथ साझा करेंगे। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो 10th 12th के बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो शायद इतना इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा आपके लिए ही हेल्पफुल हो सकता है। इसका रीजन ये है कि जो चीजें अब हम फेस कर रहे हैं वो अगर अभी आप सीख जाओ तो 12th के बाद हो सकता है कि आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे और अचीव कर लोगे। क्योंकि जैसा कि विनोद भाई ने शेयर किया और हमारे रोशन भाई जो MBBS कर रहे हैं उन्होंने शेयर किया एक्सपीरियंस, उससे यही पता चलता है कि हमारे पास कोई लक्ष्य या कोई मोटिव नहीं होता। जस्ट 10th पास किया, 12th पास किया, तो भी डिसाइड नहीं होता कि हमें करना क्या है। अगर यही हमें 10th में डिसाइड कर ले तो ग्रेजुएशन करते करते हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गाइडेंस नहीं था। लेकिन आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो, तो आपको ये अवसर मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे अनुभवी लोग हैं जो अपने अनुभव के साथ साझा कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूँ जिन्होंने ऐसे एग्जाम में क्वालिफाइड किया है जो UPSC 2020 में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हुए थे और 2022 में भी उन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाइड है। तो ऐसा शख्स है मिस्टर गौरव सिंह, जिन्हें मैं अपने बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए। एक कोटेशन कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं उसके बाद आप लोग तालियों के साथ स्वागत करें। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो, लेकिन ठीक है। फर्ज का एहसास होना चाहिए, एक बार ताली हो जाए। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी हर कदम, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर गौरव सिंह। देखो ये सेमिनार जो हो रहा है ना सभी के लिए, सेमिनार का मतलब ये नहीं है कि आए बैठे मजे मस्ती किए, थोड़ा खेला कूदी की, बस चल दिए उठ के। इस सेमिनार में इतने भी लोग आए हैं, सारा टाइम निकाल कर आए हैं, सबके सब अपना, सबके लिए कुछ ना कुछ मायने रखता है। आप सबको लाने का मतलब ये है कि जिन सबके जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे, जितने टीचर्स हैं सारे के सारे, तो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जितने भी सारे यहाँ बैठे हो ना, मस्ती मजाक करो, मैं मना नहीं कर रहा, इतना करना खेलों के पीछे करना जो करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करो। ये पढ़ाई अगर नहीं होगी ना, पढ़ाई मतलब ये नहीं कि एक आदमी खोल लिया, हाँ भाई पढ़ाई चल रही है, साइड में फोन भी चल रहा है, तो ऐसे काम नहीं करने भाई। या तो एक साथ पहले तो कॉपी पकड़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ही सब लेके जाओगे तभी काम चलेगा। तो जितने भी हैं, मेरा जो है, मेरा जितना बताया भाई ने वो सारा है ही, मैंने इतना लाइफ में फेस किया है, मैं अकेले ही निकला था करने के लिए तैयारी, इसलिए मुझे शायद टाइम लगा थोड़ा बहुत करने में। क्योंकि अगर मुझे पीछे से गाइडेंस मिलती कि भाई कैसे करना है, किस तरीके से करना है, एग्जाम कुछ भी हो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, चाहे SSC का, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब का हो, या किसी का भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए भाई टाइम चाहिए, थोड़ा सब्र चाहिए अंदर, और ध्यान पूरा चाहिए। क्योंकि जब हम की तैयारी में निकलते हैं तो हमें क्या लगता है कि महीने का भी 1 साल बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो बहुत है। आधे महीने मजे लेते हैं और आधे महीने पढ़ाई शुरू करेंगे, उसमें से 1 महीना रहता है, बस 1 महीने पहले होश आता है कि अब कर लेना चाहिए, अब क्या करेंगे, सारी बुक एक साथ पढ़ के खत्म करके एग्जाम में टॉप कर लेंगे। तो ऐसा कभी होता नहीं है भाई, एग्जाम अगर निकालना है सही से तो शुरू से ही लगना पड़ता है। मैराथन सुना होगा तुम लोगों ने, मैराथन जो होती है वो काफ़ी स्लोली आराम से चलना पड़ता है, स्लोली चलना पड़ता है। तो 3 चीज़ें तो भाई लोगों सभी ने बता दी है कि डेडिकेशन चाहिए, प्रिजर्वेंस चाहिए, ठीक है, और पेशेंस चाहिए।
अगर ये तीनों हैं तो भाई तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा जिंदगी में, वरना वही है कि चलो अभी थोड़े बड़े हुए, 18 साल के हुए, 20 के हुए, 21 के हुए, 21 के होते फिर 22 के हो जाएंगे और बढ़ते बढ़ते उम्र निकलती है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घर के सबसे बड़े होंगे, बड़े भाई बड़ी बहन सारे ऐसे होंगे, बहुत लोग ना है ना, सारे बड़े जितने बड़े हैं ना फैमिली में वो सारे एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अभी टाइम का पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही एज निकलेगी मेरे साथ साथ तो मैं ऐसा लगता है कि यार टाइम आना चाहिए, इस टाइम का यूज करना चाहिए था। 2 साल पहले जब मैं था स्टार्टिंग में 12th से निकला था तो मुझे निकलने के बाद ऐसा लगा कि यार थोड़ी मस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी जवानी है कि मस्ती करनी चाहिए, थोड़ी बहुत मजा आनी चाहिए। लेकिन जब 3 साल निकले उसके बाद मुझे लगता था कि यार अब क्या करूँ, काश 3 साल पहले पढ़ लिया होता तो अभी इतना स्ट्रगल फेस नहीं करना होगा मेरे को। समझ रहे हो ना तुम सभी लोग? तो अगर चाहते हो कुछ नहीं, बस 21-22 साल तक अच्छे से, ये गोल्डन एज बोलते हैं इसको, हमारी लैंग्वेज को गोल्डन एज बोला जाता है। अगर 18 से शुरू किया है तुम लोगों ने और 25 तक जा रहे हो आराम से, तो उस एज के टाइम तक अपने टाइम को इतने अच्छे से लेकर जाओ कि 21-22 तक सारे के सारे सेट हो जाओ अच्छी जगह पर, कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इतने सारे लोग बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है या किसी और में जाना है, या 3 लोग सुनते हैं इंजीनियरिंग हो गया, IIT हो गया, नीट हो गया और UPSC SSC, यही सब लोग सुनते हैं और ये सुन के चले जाते हैं कि भाई जाओ उसी में तैयारी करते हैं, इसी में आगे निकलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम्हारे पास आज के टाइम में नेट है, वो इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, ठीक है, वो गूगल के लिए है। तो गूगल पे सर्च किया करो, आर्ट्स में निकलने के बाद जब आर्ट्स कर लेंगे, 11th-12th कर लेंगे, आर्ट्स का कॉमर्स से निकलते हैं, तो उसके बाद क्या क्या हमें मिलता है करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि फ़ोन लिया बस यार चल रहे थोड़ा रात में जगह देर रात तक आस्की की और ख़त्म कर दिया। तो फ़ोन का नेट पे इसलिए नहीं करना, नेट पे जो सीरियस बच्चे हैं सारे के सारे सीरियस लग रहे हो चेहरे से, बाकी अंदर का पता नहीं, ठीक है। तो अगर जितने भी सीरियस बच्चे हैं ना सारे के सारे, वो सारे के सारे अपने फ़ोन का सही यूज़ करो। कुछ एरिया ऐसे हैं, बीटेक भी पता है, बीटेक में सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, CS या इन सब से नहीं होती, बीटेक की भी काफ़ी सारी ब्रांचें हैं जो काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो अगर तुम उसमें सर्च करोगे तो उसमें बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन डिमांड बहुत है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग जाओ तो अच्छा रहेगा। आज के टाइम में जो चल रहा है वो कंप्यूटर एरिया काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर कंप्यूटर में लड़कियों की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। लड़के क्या सोचते हैं 12th से निकले यार थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, वरना घर वाले सारे शादी कर देंगे। ऐसे ही होता है ना ज़्यादातर लोगों के साथ, वैसे भी सारे मिडिल क्लास ही यहाँ पर, तो मिडिल क्लास की लाइफ लगभग ऐसी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लड़के हैं ना स्पेशली, वो लड़कियाँ कुछ ऐसा ले हाथ में, उनके पास जब कोई पूछे कि यार तुम्हारे पास कुछ है करने के लिए, कोई पूछे कि यार तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या हो, तो सर्टिफिकेट दिखाओ उसको कि बोलो भाई मेरे पास ये है। मुँह से बात नहीं करना, सर्टिफिकेट से बात करनी है सीधा, हाथों में काम होना चाहिए तुम लोगों के, तभी अच्छा लगता है। मैंने तैयारी कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, उसका कोई टाइम नहीं है, कब होगा कैसे होगा वो नहीं पता। लेकिन एक एज होती है जिसमें माइंड काफ़ी अच्छा चलता है, वो होता है 12th से निकलने के बाद। उसमें दिमाग काफ़ी तेज चल रहा होता है, लेकिन दो माइंड चल रहे होते हैं उसमें। एक होता है मौज मस्ती का टाइम और दूसरा चल रहा है पढ़ाई का टाइम। पढ़ाई का समझ नहीं आता, क्यों समझ नहीं आता? आसपास देखो कि दोस्त वगैरह भी सारे ऐसे होते हैं, बोलते हैं चल रहे हैं घूम चल रहे हैं, मूवी देख कर आते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे। ऐसे ही होता है ना, या फिर थोड़ा घूम लेते हैं उसके बाद बाकी देख लेंगे। तो ये वाला काम अगर करना है ना, तो ये वाला काम जॉब देने के बाद कर लो, छुट्टी लो आराम से, और जो मस्ती करनी है आराम से छुट्टी से करो, उससे पहले नहीं करना। तुम सबको जितनी भी लड़की हो जो आर्ट से निकली है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में नहीं जा सकती और इंग्लिश नहीं सीख सकती, क्योंकि लड़कियों की आवाज़ थोड़ी अच्छी होती है मेरे हिसाब से। लड़कों की थोड़ी भारी होती है, पहुँच नहीं पाती कब तक किसी लोगों तक, लेकिन लड़कियों की आवाज़ प्यारी होती है, तो उसका यूज़ करो। बहुत सारे यूज़ होते हैं उसके। तो जाओगे किसी भी एरिया में इंटरव्यू के लिए तो लड़कियों को पहले पूछते हैं, तो लड़कियाँ जाती नहीं पहले बात, क्योंकि नहीं पढ़ पाती। होता है कुछ घर के कुछ सीन होते हैं कि भाई घर पे काम होता है, जल्दी लाइब्रेरी में जल्दी निकलना होता है, लेट तक नहीं पढ़ सकती। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। मैं भी जब जाया करता था JTV नगर, मुखर्जी नगर में मेरा काफ़ी टाइम निकला है, तो वहाँ की जितनी भी लड़कियाँ हुआ करती थी, हम तो पढ़ लिया करते थे, रात में हम चले गए, कोई नहीं, बाइक पर बैठे निकले। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं था। लड़कियों का था कि यार 8 बजे से पहले घर पहुँची हो, वरना मैं पहुँचूँगी वहाँ पर, ऐसा मम्मियाँ बोला करती थी। हमारी कोचिंग का टाइम था, सेम टू सेम यही सीन चलता था वहाँ पर। तो आज तुम्हें अभी समझ में आता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं भाई, जितनी भी यहाँ पर आई हैं, वो सारी पढ़ लिख के आगे जाएँ। क्योंकि लड़कियों का आजकल क्या होता है कि यार लड़कियाँ बिना पढ़े जब आगे निकलती हैं ना, तो आगे की लाइफ उनकी बिल्कुल ठीक नहीं होती मेरे हिसाब से। क्योंकि जब जाते हो कहीं पर पता करते हो या बैठते हो, तो पूछते हैं कि यार इससे क्या सलाह ले, इसे तो कुछ आता ही नहीं। ज़्यादातर यही होता है,
जितने भी जाओगे कभी आगे देखोगे तो हम तो देखकर आ चुके हैं, इसलिए आपको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप यंग एज में हो, आपको नहीं समझ आएगा। ये इतना ऑर्गेनाइज सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आप सबकी आंखें खोली जाएं, और कोई मतलब नहीं है इसका। मौज मस्ती जो है वो तो चलती रहेगी, आखिरी में रिफ्रेशमेंट है वो भी चलता रहेगा, ठीक है। इससे पहले जो चीज़ें हैं ना उसको दिमाग में बैठाओ। जितने भी स्ट्रीम में जो सीरियस बच्चे हैं यहाँ पर, जितने भी हैं, वो सारे के सारे जितना भी चाहते हैं कि भाई मुझे HM में जाना है या फिर मुझे UPSC करना है। UPSC के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर कोई बच्चे UPSC के बारे में सोच रहा है तो बिल्कुल सीरियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जोश जोश में आज तो भाई साहब बन के मानेंगे ऑफिसर, आज तो हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। UPSC के बारे में सोचना है तो आराम से आना है, सीरियस होकर आना है, पूछना है भैया कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पूरा बताया जाएगा। कितना टाइम लगेगा, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बस टाइम इसलिए लगता है क्योंकि समझ जाओ तो सारा हिसाब जो चलता है वो वही टाइम खराब करता है ज़्यादातर। कुछ बच्चों ने हो सकता है 1 साल में भी निकाला UPSC, कुछ लोगों ने 4-5 साल ले लिए, कुछ लोगों ने शायद 30 तक एज पहुंच गया, उन लोगों ने एज भी क्रॉस कर दी तब भी नहीं निकल पाता। बहुत सारे केस ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाते, फिर वो डिप्रेस पहुंच जाते, डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम तक एज निकल जाती है। 22 तक होते होते, अभी लड़कियों को लड़कों पर आता हूँ, 22 तक होते होते लड़कियों को हमारे साथ क्या होगा कि उसके बाद 2 चीज़ें होती हैं, या तो भाई शादी, ठीक है, शादी कर दो, बहुत पढ़ लिया, तुम्हारे बस की नहीं, ऐसा होगा सीधा, शादी करो तुमसे नहीं होगा, तुमने बहुत टाइम पास कर लिया, ऐसा होता है। लेकिन अगर तुमने 21 या 22 तक कोई ऐसी अच्छी खासी जॉब जो है काफ़ी रिकॉग्नाइज है, अगर तुमने ले ली है वो लोग, तो भाई ऐसा रहता है कि तुम्हारी बातें सुनी जाएंगी घर में। ये रियलिटी है, मैं कुछ अलग से बात नहीं बोल रहा, तो दिल पे लेके ना बैठ जाए इसको कि यार सर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, हम लोग कमेंगे जिससे तुम सारे बहुत बढ़िया हो यार, मैं तो चाहता हूँ बहुत आगे जाओ। तो बस एक तरीका होता है करने का, लड़कियों को कोई आगे देखना नहीं चाहता। जो पहले के लोग हैं ना, पहले की सोसाइटी के लोग हैं, सोचते हैं कि लड़कियों को दबा के रखो, जितनी दब के रहेंगी ना उतना बढ़िया रहेगा। लेकिन जितनी लड़के दब के रहते हैं उतनी ही इंसल्ट झेलती हैं लाइफ में आगे। जहाँ भी जाओगे वहाँ इंसल्ट फेस करनी पड़ेगी। लड़के तो होते ही बेशरम हैं, कहीं भी झेल लेते हैं, लेकिन अच्छे नहीं लगते लड़के जब इंसल्ट फेस करती हैं, जब उनके पास किसी बच्चों के पास हो सकता है रिसोर्सेज ना हो, कोई ना कर पाए, तो बहुत सारे जगह है जहाँ पर तुम बिना पैसों के भी, कम से कम पैसों के भी, बिना पैसों के नहीं, कम से कम पैसों के थ्रू भी आप चाहो तो अच्छी चीज़ कर सकते हो। वो सारी चीज़ें अगर यहाँ पर बताने जाऊँगा तो हो सकता है कि ये टाइम कम पड़ जाए, शाम का टाइम पूरा निकल जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हो आप सब, जितनी भी लड़कियाँ हो आप सब, जितने भी सीरियस हो, सारे के सारे आके यहाँ पे नाम लिखवाओ अपना पहले, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए ना तुम्हारे पास, वो बेसिक चीज़ें एक तो कंप्यूटर में बता ही चुका हूँ, वो रखो अपने पास, सारी लड़कियाँ अपने पास रखो। कहीं पर भी जाते हो, आज के टाइम में क्या है, क्लासेस भी ऑनलाइन चलती है, तुम्हें ये पता है सभी बच्चों को, और कुछ देखना होता है तभी हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं। तो ऑनलाइन का हाथ में जो काम होता है ना बेसिक, वो हाथ में रखो। अगर वो कहीं भी जाओगे तुम लेके उसको, सर्टिफिकेट ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 सालों में तुम्हारे पास कम से कम 5 से 6 सर्टिफिकेट आ जाएंगे बेसिक कोर्स के, कंप्यूटर के। तो वो 5 से 6 कोर्स जब लेके कहीं पर जाओगे, और साथ साथ इंग्लिश मांगता है, स्पोकन इंग्लिश तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, एक वो मांगता है नौकरी में। ये 2 चीज़ें अगर है तुम्हारे पास तो तुम कहीं भी खाली नहीं बैठ सकते, तो आराम से तुम कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हो। UPSC में जिसको जाना है, UPSC वाले कितने हैं वैसे यहाँ पर? यार खड़ा कर लो, इस तरह थोड़ी आ रही है, खड़ा कर लो। 3 लोग हो ना, कितने लोग हो गया तुम तो यार, ठीक है। और ये गवर्नमेंट जॉब वाले कितने हैं? और बाकी सब क्या करना है? बाकी सब 10th 12th वाले कितने हैं? 10th वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पर? 10th 12th वाले कितने हैं? 6th वाले कितने हैं? 6th वाले बच्चे कितने हैं? 6th क्लास वाले, अच्छा उससे भी छोटे हैं क्या? 5th वाले कितने हैं? मतलब बहुत ही छोटे आ रखे हैं क्या? चलो ठीक है। जो 10th वाले बच्चे हैं ना, उसमें तुम सोच रहे हो कि यार मुझे क्या लेना है 10th के बाद, ये डाउट होगा सभी के मन में कि 10th के बाद क्या लेना चाहिए, क्या ठीक रहता है। देखो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मैथ्स के भरोसे कॉमर्स तक मत जाना। कोई कॉमर्स लेना चाहता है, ये मत सोचना मेरी मैथ्स अच्छे में कॉमर्स में निकल जाती है, निकल जाता हूँ। मेरे हिसाब से या तो तुम्हें जाना है आर्ट्स लो, आर्ट्स को अच्छे से पढ़ो। आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आओगे तब बताएंगे, डिटेल में बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और दूसरी साइंस लोगे तो साइंस से तुम्हारा एक तो दिमाग खुलता है पहली बार,
ठीक है, साइंस लोगे उसके बाद ऐसे नहीं तुम आर्ट्स के काम नहीं कर सकते, साइंस लेने के बाद तुम आर्ट्स के काम भी कर सकते हो सारे के सारे। मैं भी साइंस ले रहा हूँ, उसके बाद भी मैंने यूपीएससी किया है। तो अगर साइंस लेते हो, साइंस में कुछ बच्चे सोचते हैं नीट कर लेता हूँ, तो नीट वाले काफ़ी बच्चे हैं, नीट के लिए भी काफ़ी एफर्ट चाहिए, भाई ने बताया होगा आपको सारा। नीट के लिए काफ़ी मेहनत चाहिए, हर चीज़ के लिए मेहनत चाहिए, किसी भी चीज़ को जोश में नहीं लेना है। तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यार करना ही है, तो कांस्टेबल भी कर रहा है, ऑफिसर का कर, हमें लगता है, मुझे भी लगा था। मैंने जब कहा था मैंने पापा मेरी करना, बाद में करना, यार पागल है क्या, करना तो कुछ बड़ा कर, छोटा मोटा मत कर। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन दिमाग अगर तुम्हारा सर चल रहा है तभी लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें हम बड़ी जोर जोश में ले लेते हैं, पता चलता है कि जब आँख खुलती है ना, पीछे के 3 साल निकल गए हमारे, ऐसा रहता है, पीछे के 3-4 साल निकल चुके हैं, अब सोचते हैं अब क्या करें, टाइम भी निकल रहा है, घर वाले मना कर रहे हैं, सबकी कॉमन लड़की की ये दिक्कत होती है, बोलते हैं हम क्या करें यार, घर वाले बोले शादी करेंगे और अब तैयारी हो नहीं पा रही। मुझे एक लड़की मिली थी, एक लड़की शायद करोलबाग साइड में मिली थी मुझे, तो उसने क्या किया था, उसका एग्ज़ाम शायद यूपीएससी का दूसरा अटैम्प्ट था, तो दूसरे अटैम्प्ट में क्या हुआ था, वो लड़की काफ़ी परेशान हो गई थी, वो इतनी डिप्रेस हो गई थी कि शायद उसकी नोज से ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि उससे घर पर पैसा आना शुरू हो गया था, यार अब शादी करेगी या फिर पढ़ाई करेगी। तो ऐसी कंडीशन ना बने, क्योंकि मैं जब देखता हूँ ऐसे लोगों को, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, मैं अकेले जब निकला था सफर में, तो मेरे पीछे कोई नहीं था मुझे गाइड करने वाला। सीधा जब मार्केट में उतरा था तो मुझसे बोला था कि भाई एक यूपीएससी कर रहा है, पागल है क्या, यूपीएससी मत कर, टाइम खराब कर रहा है, इससे बढ़िया कुछ और कर ले। लेकिन मुझे कर दी थी, तो मैं अड़ा रहा कि भाई मुझे नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे पीछे हटाने के लिए, बहुत रहेंगे तुम्हें, बोलेंगे मत कर यार, बहुत टफ रहता है, करेगा तो काम का टाइम भी खराब करेगा, लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाएगा, ऐसा रहता है। लेकिन जितना बड़ा ड्रीम होता है ना, उतना बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये रियल है। छोटे मोटे करने के लिए चुपचाप निकल जाओ, कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है यार, लेकिन जितना बड़ा ड्रीम रखोगे उसके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो पेशेंस जो वर्ड है ना, ये गाना गाने के लिए नहीं है, तो पेशेंस बोल दिया, हाँ पेशेंस, अच्छा शांति अंदर से रखने के क्या हो गया देर के लिए हो जाता है, लेकिन ऐसी शांति नहीं रखनी, शांति कम से कम साल या 2 साल करके रखनी है। जो बच्चे अभी 12th में ग्रेजुएशन में एंटर करेंगे, उसके बाद जाएंगे, तो ग्रेजुएशन में जो टाइम होगा उस टाइम को यूज़ करना है। जो बच्चे यूपीएससी वाले हैं, जितने भी बच्चे यूपीएससी वाले हैं, कोशिश करना है कि कॉलेज के साथ साथ कोई वर्कशॉप वगैरह ले लो, इंटर्नशिप वगैरह कर लो, क्योंकि जब जाते हो ना कहीं पर पूछते हैं कि यार तुमने क्या कर रखा है, तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है, डर खुलता है। यहाँ पर अगर मैं किसी को बुला के खड़ा करूँ ना, कामने लग जाएगा वो, यही डर खुलता है जब ग्राउंड लेवल पे काम करो। कॉलेज में पढ़ाई कोई नहीं करता भाई, सारे मजे में जाते हैं कॉलेज में, या तो फेस्ट हो गया, फेस्ट में निकल गए, मजे मस्ती कर ली, थोड़ी छुट्टी कर ली, ज़्यादातर काम ये रहता है। तो अगर किसी को सीरियसली यूपीएससी करना चाहता है, वो पहले अपने कॉलेज के टाइम पर वर्कशॉप लो, वहाँ पर इंटर्नशिप वगैरह करो आराम से, या फिर किसी एनजीओ में काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज के टाइम निकल जाता है टाइम। फ्राइडे संडे में ज़्यादातर ऐसे काम आते हैं। तो जब कॉलेज पे जाओगे ना डीए करने के लिए अपना इंटरव्यू का, तो उसमें पूछता है, सब चीज़ें पूछता है कि भाई कैसे क्या क्या भरना चाहिए। तो उसमें जब तुम डालोगे कि मैंने ये कर रखा है, तो यूपीएससी वाला जो इंटरव्यू होता है, हर किसी का इंटरव्यू जो होता है ना, जिस तरीके से अपना फॉर्म भरोगे उसी हिसाब से वो पूछेगा। अगर तुमने फॉर्म में ये भरा है कि कुछ ऐसा भर दोगे जिसमें आंसर नहीं कर पाओ, तो फंस जाओगे। इसलिए इंटरव्यूअर को अपने दिमाग से घुमाना है, उसको उतना ही डालो जितना तुम्हें अच्छे से आता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज उसमें नहीं, जो किया नहीं वो भी डाल दो, जितना है उतना डालो। और जो गवर्नमेंट एग्जाम वाले हैं, जितने बच्चे तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट, एक बात ध्यान से सुन लो कि तैयारी में का एक पैटर्न होता है, हर तैयारी का एक पैटर्न होता है, स्कूल के एग्जाम का भी एक पैटर्न होता है। जो तो 10th वाले बच्चे हैं वो भी आना है यहाँ पर, नाम लिखवाना अपने, ठीक है, उनको भी बताया जाएगा किस तरीके से काम करना है। आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है। तुम सोचते हो यार मैंने 4 पेज भर दिए, नंबर मेरे को 2 ही दिए, ऐसा रहता होगा ना कहीं में कि नंबर कम दिए यार। तो आंसर लिखने का तरीका होता है। जब एक टीचर सामने बैठ के 50 बच्चों की कॉपी चेक कर रहा होता है तो वो थक जाता है, वो सोचता है कि यार इतनी तैयारी, मतलब इतनी कॉपी कैसे तैयार करूँ मैं। उसकी नींद आ रही होती है, तो देखता है कि किसकी कॉपी आ गई, खाली छोड़ रखे काटा पीटे, तो बस अपने मरीज नंबर देता है, वो पढ़ता भी नहीं है। तो जितना हो सके अपने टीचर को उतना ईजी करके आंसर देना है। ईजी मतलब ये नहीं कि खाली छोड़ दे दो पूरी कॉपी, लो सर चेक ही नहीं करना, टाइम ही बच गया, ऐसे नहीं करना। पूरी जितना आंसर का एक जो पैटर्न होगा उस पैटर्न को भी बता देंगे यहाँ पर। जो 10th वाले बच्चे हैं वो भी बताना, उनका भी बताया जाएगा। जो 10th वाले बच्चे हैं, आर्ट्स का तो मैंने बता दिया, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो जाना। साइंस वाले जो बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चों के लिए होता है या तो बीएससी नर्सिंग में काफ़ी लड़के जाती हैं, और मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। बीएससी नर्सिंग जो एरिया होता है मुझे ठीक लगता है वो, क्योंकि वहाँ पर अभी रिसेंटली में शायद हो सकता है 10 से 12 एम्स बनने वाले हैं। पूरे इंडिया के अंदर 10 से 12 एम्स बनेंगे,
तो वो जो नेम्स बनेंगे उसमें लड़कों को नहीं लेते, नर्सिंग में लड़कों की डिमांड नहीं है, लड़कियों को ही मांगते हैं। तो उसके बाद क्या हो सकता है, बहुत सारी नर्सिस की डिमांड आने वाली है। और अगर गलती से भी फॉरेन चला गया, मेरी एक दोस्त है वो फॉरेन जा रखी है, तो मतलब पैसों की कमी तो रहेगी नहीं उस इंसान के पास अगर फॉरेन चला गया तो। लेकिन अगर इंडिया के अंदर भी है तो सेटल्ड है। एक बार अगर डिग्री आ गई BSc नर्सिंग की किसी भी कॉलेज से डिग्री आ गई तो उसके बाद तुम सेटल होगे। कभी परेशानी होगी यार जॉब कैसे करो, कैसे मिलेगी। सरकारी नौकरी का ये है कि यार तैयारी तो करो लेकिन गाइडेंस के साथ करो हमेशा। कभी भी कोचिंग में आंख बंद करके पैसा नहीं डालना है। मैंने भी डाला था, मैंने लेकिन बहुत सारी कोचिंग चेंज की है। किसी भी एक कोचिंग में बोले ना पूरा पैसा देने के लिए बोलते हैं कि पूरा पैसा एक साथ दे दो, नहीं देना भाई, EMI करवा मेरी, EMI के साथ होगा तो ये वाला हिसाब दिलवाना है पूरा का पूरा, EMI पैसा करवाना है। अगर ठीक नहीं लगता तो ये नहीं कि पापा क्या बोलेंगे यार मेरे 1000 खर्च हो गया, क्या बोलेंगे पापा, छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से लेके जाओ चीज़ों को। और साइंस वाले बच्चे, लड़कियां जो है BSc नर्सिंग में चली गई और लड़के जो हैं वो तो इंजीनियरिंग लाइन यूज करते ही हैं। बाकी लड़के जो है वो तो चूज करेंगे ही, लड़कों के लिए बहुत सारे एरियाज हैं। मैं सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, अगर मुझे कुछ करने के लिए बोला होता, जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं करंट से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मुझे चीज़ों का पता रहता है कि कहाँ पर कैसा क्या 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 हो रहा है, वो सब कुछ पता रहता है। तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो जिस बच्चे को भी अगर चाहिए कि यार जल्दी जॉब चाहिए, ज़रा टाइम खराब नहीं करना है, तो जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं ना, बेसिक से एडवांस से टैली एक्सेल जितना भी होता है, एडवांस बेसिक एक्सेल, वो सारा कर लो। वो सारे इसलिए कर लो कि कहीं पर जाओगे तुम्हें जॉब पक्का मिल जाएगी। क्योंकि अगर तुम जाओगे डिग्री लेकर ना B.Tech की और तुम्हें 0 आता है तो भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें भगा दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ तक जाओगे कंपनी में तो पूछते हैं तुम्हारी डिग्री नहीं देखी हो, फाइल रखेगी ऐसी फोल्ड करके ऐसी रखी रहती है, वो देखते नहीं है। तो पूछते हैं तुम्हें क्या आता है, तुम मेरी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो। तो तुम्हारे हाथ में काम होना चाहिए, कुछ ऐसा करके जाओ। किसी घर में हो सकता है कंडीशन ठीक ना हो, जल्दी जॉब चाहिए हो, ऐसे लोग भी होंगे काफ़ी सारे, जल्दी जॉब चाहिए भाई, जल्दी करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, फैमिली भी संभालनी है, कुछ ऐसा भी है। तो इसको इस तैयारी में नहीं घुसना है। इस तैयारी में घुसने के लिए बतेरा टाइम है, तुम जब चाहे जा सकते हो। पहले के 2 साल कुछ ऐसा कर लो जिससे तुम्हारे हाथ में रहे कुछ, कि भाई हाँ कहीं पर जाऊँ तो दिखा सकूँ कि भाई मेरे पास ये है, मेरे को भी जॉब चाहिए, मैं साथ साथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा करके तुम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी पर्सनल थिंकिंग है भाई, अगर तुम्हें जाना है तो पहले कंप्यूटर इतना भी एडवांस सीखो, साथ साथ इंग्लिश सीखो भाई। कहीं पर जाते हो तो इंग्लिश में फिर पूछते हैं भाई अच्छी से, और देखते ही जज कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश के बड़े खराब हो होते हैं लोगों के, ठीक है ना। तो इंग्लिश और कंप्यूटर तुम इतनी एज में नहीं कर सकते होगी, ज़्यादा हाथ पर फैलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, सारा नहीं करना, आराम से लेके जाना है, टाइम बहुत है, अभी बुढ़े नहीं होगे तुम लोग, ठीक है। 10th-12th के बच्चे हो, 18 साल से भी 17-18 साल की उम्र होगी तुम्हारी, तो तब तक बहुत अच्छे बन जाओगे, तुम हमसे भी शायद अच्छे बन जाओ, क्या पता, जाते जाते तो हमसे बहुत बेटर बन जाओगे। बस हाथों में स्किल रखनी है, क्योंकि आजकल स्किल का ही ज़माना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सीधा उतर जाओ UPSC की तैयारी में, गवर्नमेंट की तैयारी मत करो भाई, पहले बैठो आराम से, चीज़ें देखो। पहले 5-6 महीने या 3-4 महीने के यहाँ हमने इसलिए बुलाया था कि तुम्हारा टाइम खराब ना हो, साल भर खराब ना हो। तो सारे बच्चों का नाम लिखवाना है अपने यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आधे आए आधे चल दिए, आधे मजे मस्ती के लिए निकल गए। सभी बच्चों का फायदा है, हमारा कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारा ही फायदा अगर तुम आओगे तो तुम्हारा ही बेनिफिट है, क्योंकि तुम्हारा टाइम हम आने वाला है, हमारा निकलने वाला है। अभी शुरू के 5 साल जो है वो तुम दो अच्छे से पढ़ाई लिख दो और किसी में मत दो, ठीक है भाई। हाँ तो बोल दो यार, कुछ तो बोल दो भाई। चलो ठीक है, थैंक यू। एक बार और जोरदार ताली से बता दें। जो गौरव बता रहे थे कहीं ना कहीं सही है, हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं ये अप्लाई होता है, बिल्कुल फिट होता है। जब मैं कॉलेज में था ना तो मेरे सर ये कहते थे कि बेटा ये 3 साल मेहनत कर ले तो लाइफ के 30 साल एंजॉय करेगा, या ये 3 साल वैसे कर ले तो 3 साल स्ट्रगल को 30 साल स्ट्रगल करेगा। लेकिन यही हमारे साथ होता है कि लाइफ के 3 साल जो होते हैं ना हम इंजॉय में निकाल देते हैं और अगले 30 साल स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ को लेकर। अगर यही 3 साल हम स्ट्रगल में निकालें और 30 साल एंजॉय करें तो बहुत बढ़िया रहता है।
और गौरव भाई ये भी सही बताते हैं, गोल्डन एज होता है, इसमें आप फुल इंटेंसिटी के साथ 100% अपने एफर्ट्स के साथ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और निकाल ले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है हमारे साथ क्या होता है कि हमें सही गाइडेंस नहीं बताता, हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बस कूद जाते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी कुछ चीजें होती है कि जैसे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके सिलेबस क्या है। अगर आप इनसे जुड़ से करोगे ना, आप एक सही ट्रैक पे प्रिपरेशन कर रहे हो। ये अलग बात होता है कभी कभी टाइम लग जाता है, लेकिन ये एक सही वे होता है प्रिपरेशन करने का। लेकिन आज के टाइम में ये होता है कि बस कूद गए, हमें सिलेबस के बारे में इनफैक्ट नहीं पता होता कि सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है। जैसे मेहनत तो कर रहे हैं, अब सिलेबस में कुछ और है, बैठ के लेके कोई मोटी सी किताब बेसिक से रामायण पढ़ने लग गए, अब कोई फायदा है, पूरी रात आप पढ़ रहे हो, लेकिन क्या वो एग्जाम में आने वाला है? नहीं आने वाला, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, बस पढ़ रहे हैं। मेहनत है, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में जरूरी है, तो ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले सिलेबस हो गया, पैटर्न क्या है, नेचर क्या है, ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तो सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं वीमेन एम्पावरमेंट से एक ऐसी मिसाल को पेश करना चाहूंगा जो इस सोसाइटी से निकलकर वहां तक पहुंची है। एक्चुअली ये होता है जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, यहाँ पे लोगों का, हमारे पेरेंट्स की अभी जो मेंटलिटी इतना डेवलप नहीं हुआ वीमेन को लेकर, वो बहुत ही कम ही आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये प्रभावित करता है कि कोई अगर निकल कर आगे आके कुछ कर रही होती है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए स्पेशली वीमेन को कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो 100 दरवाजे दूसरी लड़कियों के लिए भी खुलते हैं। लेकिन ये भी याद रखना, जैसे हमारी सोसाइटी है और जितनी नेगेटिविटी अभी बढ़ी हुई है, इसकी गलती नहीं है हमारे पेरेंट्स की, क्योंकि वो फेस करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ गलत करते हैं तो 1000 दरवाजे बंद भी हो जाते हैं और लड़कियों के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये कि अपॉर्चुनिटी मिली है आपको कि आप निकल कर आए, बड़े बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही फील्ड में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जरूरी है कि आप सही तरीके से प्रिपरेशन करें और आगे बढ़े। साथ में आप जब आगे बढ़ेंगे तो और भी दरवाजे खुलेंगे। ऐसा होता ही नहीं होता, अगर आपकी सोसाइटी में कोई लड़की MBBS बन जाए, कोई एडवोकेट बन जाए, तो और भी पेरेंट्स प्रभावित होते हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, तो यही बढ़ावा मिलता है। लेकिन वहां पे ये भी नेगेटिव पड़ता है कि अगर आप कुछ गलत कर जाते हैं तो उसका ही प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन नेगेटिव को ध्यान में न रखते हुए अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको अच्छे से करें, अच्छे से करें और उसको ऊपर तक ले जाए और लोगों को भी प्रभावित करें ताकि वो भी आगे निकल कर आए। तो वीमेन एम्पावरमेंट से एक ऐसी महिला को बुलाने जा रहा हूं जो आके अपना अनुभव शेयर करेंगे। उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस शशिकला, एडवोकेट मिस शशिकला, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं चाहता हूं कि जब अगर मैं कोई कोटेशन बोल रहा हूं उसके बाद आप जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि ये वीमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल भी है, तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। खोल दे पंख मेरे कहता परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे एडवोकेट मिस पूजा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं आपको एक पहले एक थॉट के साथ आपको स्टार्ट करना चाहती हूँ। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनकी जिद पूरी होती बड़ी होती है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल तो उनके पूरे होते हैं जिनकी जिद जरूरी होती है। इसके साथ आपका स्वागत करती हूँ। मैं एडवोकेट शशिकला, मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। मैंने राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम भी दिया है, उसमें मेरा मतलब हो नहीं पाया, बाकी मैंने दिया है। उसके बाद आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर करियर काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सारे बच्चे 10th के बच्चे भी होंगे, बहुत सारे बच्चे 12th के भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10th पास किया है, 12th पास किया है, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स भी हैं। टारगेट हमेशा बनाना चाहिए आप लोगों को अपना, टारगेट हमेशा बनाना चाहिए। टारगेट आपका कैसा होना चाहिए? ये आपका होना चाहिए, ये किसी और का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ गाइड कर रही हूँ, आप उस टारगेट पे चलो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गोल सेट करने का मैं आपको पूरा डिटेल में कुछ नहीं बताने वाली। बहुत लोगों ने बोला अपना टाइम टेबल बनाओ, सब कुछ बनाओ,
एक्ट है जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, सारे एक्ट याद भी नहीं होते हैं, बट हमेशा टारगेट बनाना चाहिए हमें कितने एक्ट को पढ़ना है, कितने सेक्शंस को पढ़ना है। तो मैं हमेशा टारगेट बनाती थी कि मेरे को 50 सेक्शंस पढ़ने हैं या 100 पढ़ने हैं, वो चाहे मेरा 2-2 घंटे में हो या वो 5 घंटे में हो। तो हमेशा आपको ना टारगेट बनाना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ ऐसे कि मैं टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं कर सकती, तो मैं हमेशा टारगेट फॉलो करती हूँ। एक दिन का मेरा टारगेट होता है। यहाँ बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो सीरियस नहीं है, बेटा सीरियस हो जाओ, लाइफ में ना कुछ नहीं मिलना आगे। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि एजुकेशन का मतलब क्या है, कौन खड़ा होकर मुझे बता पाएगा? एजुकेशन का मतलब क्या है, कौन बताएगा? वेरी गुड, अच्छा बोला। मैं आपको एक और एजुकेशन का मतलब बताती हूँ। एजुकेशन इज अ पावरफुल वेपन। एजुकेशन इज अ पावरफुल वेपन, वी कैन यूज इट टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन ही एक ऐसा आपका हथियार है कि आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। बिना एजुकेशन के आप कहीं नहीं जा सकते। आपको पता होना चाहिए कि अब अगर आप मान लो कनाडा में जा रहे हो, कनाडा में कैसे क्या उसके कानून है, कैसे वहां पर बोला जाता है, उसका वे क्या है, आपको अगर नहीं पता तो क्या आप उधर जाके रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो आपका ना कुछ भी चीज एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। एक मैं और बताती हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन को यहाँ पर सब जानते होंगे, साइंस के बच्चे होंगे क्योंकि वो 10th से अल्बर्ट आइंस्टाइन आते ही हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, इफ यू वांट टू लीव अ हैप्पी लाइफ, इफ यू वांट टू लीव अ हैप्पी लाइफ, to tie a goal, not a object, not a place। अगर आप अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो टाई करो, बांधो किसको? गोल से, अपने लक्ष्य से, ना कि लोगों से, ना कि किसी वस्तु से। मान लो मुझे एक जज बनना है, मुझे जज बनना है, मैंने राजस्थान का एग्जाम भी दिया है। लास्ट ईयर के बच्चे मेंस में नहीं जा पाते, पर मैंने प्री के लिए एग्जाम दिया था। मैं दिल्ली से राजस्थान गई, मेरे 100 में से 68 मार्क्स थे, बट पासिंग जो मार्क्स था वो 72 था, 4 मार्क्स कम थे। बट अच्छा लगता है एग्जाम देके, आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, कितना एग्जाम का पैटर्न है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। और अकेले तो लड़कियां आजकल हर जगह जा सकती हैं। तो जो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो ये थॉट बोला था ना कि आपको अच्छा जीवन जीने के लिए आपको टारगेट करना है गोल को। गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल कभी भी किसी का बन सकता है, बट आप इस गोल को चेंज मत करो। क्योंकि जब मैं 9th-10th में थी, मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैंने साइंस लिया। मेरा गोल था डॉक्टर में जाना, MBBS में जाना। आफ्टर 12 थोड़ी करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आकर मेरा टारगेट थोड़ा चेंज हुआ, नहीं भेजा, क्योंकि लोग नीट का क्या होता है, कोटा भेज दो, कोटा में से तैयारी करेंगे, कोटा में पैसा इतना लगता है कि प्रॉब्लम होती है कि नहीं भेजते लोग। मैंने नहीं, पापा ने बोला क्या करना है, LLB करनी है, सोचा कर लेते हैं। बट आपको ना जब भी कुछ भी आप कर रहे हो ना, आप उसको बेस्ट करो। मैंने LLB में लिया, मैं अपने कॉलेज में हमेशा टॉप, हर क्लास में मैंने हर सेमेस्टर में टॉप किया है, और इवन मैं अपने क्लास के बच्चों को भी पढ़ाती भी हूँ, अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ। कॉलेज में इतने टीचर्स नहीं होते जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाएं। टीचर्स भी मजे मजे में निकालते हैं, बच्चे भी मजे मजे में निकाल देते हैं, पूरा 5 साल ऐसे ही चला जाता है। बट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और मेरा गोल आप हमेशा चेंज क्या करो। मेरा गोल चेंज हो गया, डॉक्टर से अब मेरे को जज बनना है। बहुत डिफरेंस होता है कि डॉक्टर की पढ़ाई कर, मतलब जब हमारा सपना होता है, सपना टूट के हम इसमें आ रहे हैं। तो जब आप जिसमें भी जा रहे हो ना बेटा, आपको जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, आप उसमें अपना बेस्ट करो। मेरा ये मानना है, क्योंकि बहुत सारे घर की प्रॉब्लम्स होती है या हमें वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाता, कुछ भी होता है, हमारे टारगेट चेंज हो जाते हैं। अब टारगेट चेंज करने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम क्या करें, वो सोचते हैं कि छोड़ दो, रहने दो, नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि आपको हर फेस पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है। उस अपॉर्चुनिटी को जब
तो जो भी मेरे से पहले भी भैया बोल के गए थे कि उन्हें यूपीएससी का बहुत सारे आप वो करो, तो वो सही बोल के गए थे कि आप एक के साथ साथ ना कम से कम 4-5 आपके पास सर्टिफिकेट्स और नॉलेज होनी ही चाहिए। इस नॉलेज के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, द dawn does not change, the dawn does not change, twice arisen the man। सवेरा किसी भी व्यक्ति को दोबारा नहीं उठाता। एक बार जब मॉर्निंग चली गई वो उस व्यक्ति को दोबारा नहीं उठाएगी, जब उस व्यक्ति को एक बार उठा दिया है तो आपके पास भी यही है, आपके पास अपॉर्चुनिटी एक है, उस अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करो। उस अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करोगे ना तो बहुत इजीली आप ग्रोथ करोगे। अब मैं आपको ना गोल के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत बच्चे होते हैं कि सोचते हैं कि मैं किस टाइप का गोल लूँ। गोल कुछ भी हो सकता है, वो आपका है। मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप बहुत, कुछ लोगों को मेकअप आर्टिस्ट भी बनना होता है, किसी को एक्टर बनना होता है, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉ फील्ड में जाना होता है। बहुत सारे गोल हैं, गोल आपके अपने होने चाहिए। उस गोल को कैसे आप उस टारगेट को पूरा करना करोगे, वो मैं एक छोटा सा प्रोसेस आपको बता रही हूँ। हमेशा ना, वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज का जो है ना हमारा मॉडर्न इंडिया है, पढ़ते हैं ना न्यू मॉडर्न इंडिया। न्यू मॉडर्न इंडिया पता है क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि मुझे वापस में क्या मिल रहा है, मैं कोई कोर्स कर रही हूँ, मुझे कितना कमाने को मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। बेटा लॉ के जो बच्चे होते हैं या किसी भी फील्ड के होते हैं, बाकी मुझे लॉ का ही पता है, हम लोग बहुत ओपन होते हैं, जो चीज़ होती है वही बोलते हैं। मैं जब लॉ में गई थी तो मैंने भी सोचा था कि मुझे क्या मिलेगा। जब हम एक गोल को फिक्स करते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि उस गोल से हमें क्या मिलेगा। मान लो मेरा एक जज का सपना है, उस जज के सपने से मुझे उस गोल को मैंने जब बनाया तो मेरा एक सपना क्या हुआ, मुझे डायरेक्शन मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसा तो नहीं है ना कि आप 12th के बाद जज के एग्जाम में बैठ जाओगे। जज के एग्जाम में नहीं आप बैठ सकते हो। 12th के बाद आपको एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, CUT का, DU का, CLAT का। देन उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आप एडमिशंस लेते हैं। उसके बाद 10, अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 12th के बाद आप लॉ कर सकते हैं। बाकी पहले तो था ग्रेजुएशन के बाद 3 साल LLB करने का, उसमें 10 बार एग्जाम देना, और उस एग्जाम में हर सेमेस्टर्स में आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, हाई कोर्ट तक आपको जाके आपका प्रैक्टिकल्स होता है। वहाँ पर हम लोगों ने भी प्रैक्टिकल वहाँ पर दिया है। बहुत कुछ होता है, इस सब चीज़ के अंदर बहुत टाइम भी लगता है, बट जब हम इसको चीज़ करते हैं तो हमें पाथ मिलता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पर जो भी आके बता रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ने अचीव किया है और उसने स्ट्रगल किया है, इसीलिए उसको ये बातें पता है। चाहे वो MBBS का हो, UPSC का हो, जुडिशरी का हो, किसी भी फील्ड का हो, SSC का हो, किसी भी फील्ड का हो, उसने स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा। उसके स्ट्रगल से आपको कुछ सीखने को मिले तो आप सच में ग्रैब करो, उसको लेना चाहिए आपको। अब गोल सेट करने से क्या होता है, 4 चीजें मिलती है। पहली क्या होती है, पहला आपको पाथ मिल जाएगा। सेकंड, आपको चैलेंजेस फेस करना आ जाएगा। आपके लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। चैलेंजेस हमेशा ये नहीं होता है कि फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अब हम भी हैं, जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं, प्रोसीडिंग करते हैं, तो हमारे सामने ना 65 ईयर्स ओल्ड अगेंस्ट में जो अपोजिट काउंसिल होता है वो होता है। उसे कितनी नॉलेज होगी, हमें कुछ नॉलेज नहीं होती है इतनी। हमें तो बस जो बुक से पढ़ा है उसको आप प्रोसीडिंग में लेके आना होता है। ये चैलेंजेस होते हैं कि हमें किस तरीके से फेस करना है, वहाँ पर खड़े होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और हर फील्ड में ना जितने आप अच्छी पोस्ट में देखोगे ना, सारे आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। हमेशा एक बच्चे को, अगर आप अभी भी हो, आपका टारगेट फिक्स भी हो गया हो या आप कमा भी रहे हो ना, हमेशा स्टूडेंट बन के रहो। बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि स्टूडेंट को कभी फील नहीं होता है कि हम बड़े हो गए हैं, और गलतियाँ ना वो कॉन्फिडेंटली ना उसको एक्वायर कर लेता है कि हाँ मेरी गलती है, मैं कॉन्फिडेंटली इसको ले लेता हूँ, एक्वायर कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ। कुछ चेंज करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। चैलेंजेस आपको बहुत सारे आएंगे। थर्ड क्या है, आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी का मतलब ये नहीं कि बॉर्नविटा पी लिया एनर्जी मिल गई।
पता जो ये सारी मैं बातें बोल रही हूँ मेरी खुद की है। आप लोग कुछ भी अपना थॉट बना सकते हैं, कास्ट से आप भी शायद कुछ और भी निकाल सकते हैं। मैंने कास्ट वर्ड से क्या निकाला है, KASH। K मीन्स नॉलेज, नॉलेज गेन करो। A से एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड टूवर्ड द सोसाइटी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो मैं लोगों में घुसी, मुझे लगा 5 साल बहुत बड़ा होता है, 5 साल और एक लड़की के लिए बहुत बड़ा। उसके साथ 5 साल के साथ आप लोग जब कॉलेज आते हैं ना, तो हमारा बस बुक का खर्चा नहीं होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 5 साल हो गए हैं। आज मेरे पास बहुत सारे बच्चे भी हैं। मैं लॉ के स्टूडेंट्स में 2 साल से पढ़ा रही हूँ। काफ़ी कुछ है, आप टीचिंग करो, बहुत अच्छी बात है, टीचिंग हमें हमेशा करना चाहिए। तो एटीट्यूड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आप कर सकते हो। अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरों को जब पढ़ा रहे हो ना, तो आपकी ही नॉलेज गेन होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी नॉलेज गेन नहीं होगी। एस मतलब होता है स्किल। मैंने आपको बताया था स्किल को एक्वायर करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने इग्नू से सर्टिफिकेट कोर्सेज बहुत सारे किए थे, क्योंकि मुझे लॉ से सेटिस्फाई नहीं था। मुझे था कि मैं ना अदर यूनिवर्सिटी के अंदर या अदर सिलेबस जो होते हैं ना, हम लोग ये भी करते थे कि दूसरे को सिलेबस क्या है। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। आप उस स्किल को, अगर एक जज है, उस जज की स्किल बहुत अच्छी होती है, पर्सनल डेवलपमेंट उसका अच्छा होना चाहिए, उसकी थिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए टूवर्ड द सोसाइटी, उसे कब कैसा बोलना चाहिए। कभी भी आप वकीलों को देखोगे नहीं कि वो कुछ भी बोलते होंगे फालतू, क्योंकि 5 साल दिया है, 5 साल में इतने पैसे दिए, इतना टाइम लगाया, हम फालतू नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं काम का बोलते हैं। ठीक है, KASH, H मतलब होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गोल के टूवर्ड ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने गोल से, तो वो गोल ही किसी काम का नहीं है। वो गोल सच में आप लोगों को बता रही पीछे वाले वो में, आप अपना टाइम लगा कर आए हो यहाँ पर, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है आप लोगों के लिए। आप यहाँ पर बैठ कर सुनने नहीं आए हो कि सुन लो चला जाता हूँ क्या हो गया। यहाँ पर जो करियर काउंसलिंग की गई है ना, अगर इसमें से मैं मिनिमम बच्चे बता रही हूँ, मिनिमम बच्चे 10 बच्चों का भी लाइफ सेट हो गया ना, तो ये करियर काउंसलिंग ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा सबके लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सुनते और निकालते हैं, कहते हैं ना LLB के एग्जाम में, किसी भी UPSC के एग्जाम में मैं मान लेती हूँ, UPSC के एग्जाम में लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, पर पास तो 3-4 ही होते हैं। तो 3-4 बच्चे बनने में ना, तो गोल सेट करना, हर चीज़ सुनना, पंचुअल होना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसमें से कौन से बच्चे जो अभी LLB करना चाहते हैं, लड़कियां LLB करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप कोर्ट में जाओगे ना, लड़कियां आपको 70% मिलेंगे, लड़के 30% मिलेंगे। लड़के मोस्ट ऑफ LLB इसलिए करते हैं कि उनको बिजनेस सेट करना अपना। लड़कियां बहुत मिलती हैं, लड़कियां इस फील्ड में बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं आपको। जितनी भी पोस्ट जज की होती है, मोस्ट ऑफ लड़कियों को ही मिलती है, और लड़कियां उसके लायक भी होती हैं, क्योंकि लड़कियां हर चीज़ में बहुत पंचुअली काम करती हैं। मैं लड़कों का कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आजकल तो कानून भी लड़कियों का साथ ही देता है, लड़कों का साथ कौन देता है, और ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों के लिए भी बहुत कानून है, उस कानून के लिए अच्छा वकील होना चाहिए, अच्छा जज होना चाहिए। बाकी आप लोग ये सोचते होंगे कि वकील फील्ड थोड़ी सी वैसी है कि गुंडा ये सब चीज़ें, तो हम तो प्रेम नगर के ही हैं, हमें तो आप पता होना चाहिए। शुरू से ही हम लोग इस फील्ड में ऐसे देखा है, हमने लड़ाई झगड़ा भी कैसे होता है, कैसे क्या करना चाहिए, घर में भी देखते हैं, आसपास भी देखते हैं। इससे लड़कियां ना मजबूत होती हैं। अभी जब आप लॉ फील्ड में जाओगे, आप थोड़े से डरोगे कि कैसे बोलना चाहिए। लड़के थोड़ा सा हौकेबाजी में करते हैं, सुट्टा मारेंगे, बोलेंगे भाई यहाँ से मत निकल, यहाँ से निकल। पर रियली बता रही हूँ, जब आप 3rd ईयर में आ जाओगे ना, आप उनको डराओगे कि तू क्या चीज़ है, जो चीज़ हूँ मैं हूँ, मेरे पास नॉलेज है। भीमराव अम्बेडकर के पास एजुकेशन थी, एजुकेशन के साथ उनके पास अपनी नॉलेज थी, नॉलेज के साथ आज तक सबसे ज़्यादा जो डिग्री उनके पास ही है। जब हमारा संविधान बन रहा था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो संविधान का कुछ था ही नहीं कि संविधान कब लागू करना है, कब नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान कहते हैं। बैरिस्टर की डिग्री तो हमारे महात्मा गांधी जी के पास भी थी, बहुत सारे लोगों के पास बैरिस्टर की डिग्री थी। बैरिस्टर की डिग्री होती है जो लॉ करता है आउट ऑफ इंडिया, उसको बैरिस्टर की डिग्री बोलते हैं। उनके पास भी डिग्री थी, तो उन्होंने क्यों नहीं संविधान लिख दिया?
नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक और मैं आपको थोड़ा सुनाती हूँ। द रूट्स आर बिटर, द रूट्स आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। जो रूट होता है ना एजुकेशन का, वो थोड़ा सा कड़वा जरूर होता है। कड़वे का मतलब अप्स एंड डाउन बहुत आता है, फेल भी होते हैं कुछ बच्चे, कॉलेज में होता है बैक आना, बैग्स भी आते हैं, अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये थोड़ा सा कड़वा है लॉ 5 साल का, बट इसका फल बहुत अच्छा है। आपके तो इसका जो फ्रूट होता है ना वो बहुत मीठा होता है। आपके पास पैसा भी होगा, रिस्पेक्ट भी होगी। हमेशा उस फील्ड में जाना चाहिए जिस फील्ड में आपको रिस्पेक्ट करे, 4-5 लोग डरे आपसे। आप जहाँ पर खड़े हो, आपकी रेपुटेशन को देख कर भी लोग कहें हाँ इसमें कुछ बात है। तो मैं ये यहीं पर खत्म करती हूँ। बाकी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5 साल में मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मेरा चैनल भी मोनेटाइजेशन हो चुका है। टीचिंग का एक्सपीरियंस है मुझे 5 ईयर का, अप टू 10 तक के बच्चे और लॉ के बच्चों का भी एक्सपीरियंस है। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली दोबारा से हो जाए। आगे कोई प्रश्न कराते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे सामने जीती जाती है, वीमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है। सही कहते हैं कि एडवोकेसी में अगर आप जाएंगे ना तो मेल और फीमेल का रेशो अगर देखें तो ये तो 30 तो फिर भी बहुत कह रहे हैं, लेकिन एज ए रिपोर्ट आप देखेंगे तो बहुत ही कम मिलता है आपको। एडवोकेसी के अंदर फीमेल बहुत ही कम पाया जाता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकता है। एक रीजन ये भी है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है थोड़ा सा, तो फीमेल को इतना आगे बढ़ाया नहीं जाता। लेकिन अगर आज के टाइम में बात की जाए ना तो फीमेल कहीं भी पीछे नहीं है, हर फील्ड में कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही है। चाहे वो स्पोर्ट हो, गेम हो, बॉलीवुड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सब में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बस ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, और उसके साथ आगे बढ़ना है। भूलना नहीं कि जो भी लक्ष्य आपने सेट किया है उसे आगे बढ़ अचीव करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सामने एडवोकेट भी थी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये सिर्फ एडवोकेट वालों के लिए फॉलो नहीं होता, कोई भी अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा जरूर कुछ ना कुछ इसको कामयाबी मिलेगी या हेल्पफुल रहेगा उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे तो साइंस वाले बहुत से थे, नीट वाले स्टूडेंट भाई थे और भी लोग बताते थे। अच्छा, आज के स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, या कितने विश करते हैं कि मतलब आर्ट्स लेंगे आफ्टर 10 तो एक्चुअली ये होता है ना कि आर्ट्स वालों को लेकर थोड़ा सा दुविधा रहता है कि बहुत कमजोर है या कमजोर स्ट्रीम है, बच्चे कमजोर लेते हैं। लेकिन इसके जो नेचर पे जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्ट्रीम है वो इंटरेस्ट बेस पे लिया जाता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि आर्ट्स को लेकर इसलिए वो है कि बच्चे निकल कर नहीं आ पाते, उन्हें स्कोप के बारे में पता नहीं होता कि क्या है नहीं है, इसलिए करियर काउंसलिंग रखा गया है। और पर्सनल टू पर्सनल भी करियर काउंसलिंग रखा जाएगा। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना नाम वहाँ पे मेंशन करा सकते हैं। लेकिन अगर इसके स्कोप में बात की जाए तो इसमें भी स्कोप कम नहीं है। अगर आप BA करते हैं, MA करते हैं तो आप TGT PGT टीचर बन सकते हैं। उसके आगे अगर नेट JRF करते हैं प्रोफेसर बन सकते हैं, PhD कर सकते हैं। इसके अलावा भी आगे भी ऑप्शन है, जैसे आप एडवोकेसी में जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा पेश है। इसके अलावा फाइन आर्ट में जा सकते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में जा सकते हैं, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। इसके अलावा आर्ट्स वाले ध्यान देना, जो अगर आप आर्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। शर्त ये है कि आप अगर ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि किसी भी एग्जाम की बात कर लो, अगर UPSC के एग्जाम की बात कर लेता हूं मैं, तो UPSC का अगर एग्जाम की बात करें उसके पैटर्न और सिलेबस पे जाए तो जो मेजर पार्ट को कवर करता है उसमें से हो जाता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। अगर इन पोर्शन को आप कवर कर लेते हो ना, आधा से ज्यादा आपका सिलेबस कवर हो जाता है। यही अदर एग्जाम में भी है। आप किसी भी एग्जाम में जाए जो गवर्नमेंट की तैयारी की है, वहां पे ऐसा कोई एग्जाम नहीं मिलेगा जहां पे जीके ना आता हो, जहां पे हिस्ट्री ना आती हो, पॉलिटी ना आता हो, ज्योग्राफी ना आता हो। तो ये इतना हेल्पफुल है कि आपको यही नहीं किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो अपने आप को डिमोटिवेट कभी ना करें कि आपने ये स्ट्रीम लिया है तो इसमें स्कोप नहीं है या आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बस यही है कि आप पोटेंशियल अपना दिखाएं, स्ट्रेंथ बनाए रखें और हार्ड वर्किंग, हमेशा हार्ड वर्किंग, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ भी तैयारी करो किसी चीज की, ये बहुत जरूरी होता है। तो इस सेमिनार का भी यही उद्देश्य था, क्योंकि इस सोसाइटी में हमने देखा, फेस किया
किया है, जैसे प्रदीप सर है, महेंद्र सर है, और भी कई इंस्टीट्यूट के सर से मेरी इंटरेक्शन हुआ था, उन्होंने यही बताया कि बच्चों को इस बारे में कोई गाइडेंस नहीं है आफ्टर 10 या 12 क्या किया जाए। जितने भी 12 के बच्चे बैठे हैं उनका अभी तक बहुत से तो डिसाइड नहीं हुआ कि मुझे 10 के बाद लेना क्या है। और एक मैडम बता रही थी वो भी नहीं है, टाइमिंग नहीं है, सोचने की कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है। तो जानवर भी वैसे ही है, कभी भी उठ रहा है, कुछ भी कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, कुछ भी सो रहा है, जब मर्जी मन कर गया सो गया, उठ गया, कुछ भी कर लिया। अगर यही हम कंपेयर करें, अगर हमारे अंदर पंक्चुअलिटी नहीं है, टाइमिंग को लेकर कोई वो नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है और हम क्या है। तो इसका उद्देश्य यही है कि आप लोगों को करियर को लेकर अवेयर करना, आने वाली जितनी भी डिफिकल्टीज है, जो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे क्या ले, कई बार दुविधा का सामना करना होता है ना कि कॉमर्स में इंटरेस्ट होता है, लेकिन फिर ये सोचते हैं कॉमर्स लेके आगे क्या करेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे सीए की तरफ चले जाते हैं, आगे कुछ पता नहीं होता। आर्ट्स वाले बच्चे ज्यादातर फिर वही है, बीए करे उसके कहीं चले गए, उनको भी नॉलेज नहीं होता। तो ये करियर काउंसिल इसीलिए रखा गया कि आप लोगों के पास जो भी डाउट हो, जो भी इंक्वायरी हो, या जो कुछ भी दुविधा हो, कोई भी डिसीजन लेने में, आप आए हमसे इंटरेक्ट करें। इस बेस पर एड्रेस बिठाया, पर्सनल टू पर्सनल काउंसलिंग भी की जाएगी। किसी प्रकार का डाउट है या किसी के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, लगता है पेरेंट्स समझ नहीं रहे, तो आप पेरेंट्स के साथ आए, यहाँ बैठे, उन्हें भी समझाया जाएगा और एक गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका रखने का यही लक्ष्य था कि आप अवेयर रह सके। तो अब सेमिनार में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इसको ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि और हम सबके चहेते, जिनको सालों का एक्सपीरियंस है, शायद आप सभी लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम लेनी चाहिए, जिनके पास काफी सालों का अनुभव है और काफी स्ट्रगल फेस किया अपनी लाइफ में उन्होंने। तो मैं आप ऐसे शख्स को जो लास्ट व्यक्ति बुलाना चाहूंगा और वो आएंगे, आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि टीचिंग के मामले में उनके पास 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है और कई आगे भी ग्रेजुएशन मास्टर काफी कुछ किया है और बच्चों से जुड़े रहे हमेशा। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बस थोड़ी देर और ये सब्र बनाए रखे और थोड़ी देर और बैठे और ये हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो मैं कुछ शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि मिस्टर प्रदीप सर को। एक बार जोरदार ताली हो जाए। आगे कोटेशन कह रहा हूं, आई होप समझ गए इसका ताली बजानी है। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग में भटकाने के लिए, एक बार ताली हो जाए भाई। खाना में खाते नहीं है क्या आप लोग? कोई रिफ्रेशमेंट मिलेगा यहाँ पे। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है मंजिल तक जाने के लिए। तो एक बार जोरदार ताली के साथ बात करेंगे मिस्टर प्रदीप सर का। हेलो। तो सभी लोगों ने काफ़ी कुछ बताया आप लोगों को। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले आयान थे जिन्होंने आपको काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, रोशन जिन्होंने आपको एमबीबीएस के बारे में बताया, उसके बाद विनोद खत्री जिन्होंने काफ़ी एग्जाम क्लियर किए हैं और हमारी लाइब्रेरी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, इन्होंने आपको एसएससी के बारे में बताया। गौरव सिंह, थैंक यू करना गौरव सिंह का, केडिया के सबसे बड़े एग्जाम के बारे में, यूपीएससी के बारे में काफ़ी कुछ बच्चों को बताया और कैसे सिलेबस तैयार करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। शशिकला मैम जिन्होंने लॉ के बारे में और एडवोकेट के बारे में काफ़ी कुछ बताया। फिर आयान आए जिन्होंने काफ़ी कुछ आपको बताया। तो मैंने ये देखा कि काफ़ी कुछ आपको बताया गया है। हमारे पास ज़्यादातर यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 10th के, 12th के, 9th के, 11th के हैं और उसके बाद के जो बच्चे जो हमारी लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं उन बच्चों का गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सेलेक्ट है सबका कि किसी को एसएससी करनी है, किसी को नेट करना है, क्या करना है, सबका सेलेक्ट है। मेन जो सेमिनार है जो बच्चे अभी बिल्कुल चीज़ों को मजे में ले रहे हैं, फोकस होना चाहिए आपका बिल्कुल इस साइड सभी लोगों का। एक बार सब लोग इधर देखो तो देखो 10th, 12th और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वही सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कोचिंग सेंटर जो है आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। हम आपको कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं, लाइब्रेरी दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं। कोचिंग में जिन कोर्सेज का आपके चीज़ों को है, जैसे कि कंप्यूटर कोर्सेज में आपको बेसिक, एडवांस एक्सेल, ग्राफिक्स के कोर्सेज ये सब दिए जा रहे हैं। बड़े बच्चों के लिए मेरे पास ज़्यादातर यही है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें और लाइब्रेरी में आप जो भी आपका गोल फिक्स है, जो भी चीज़ें फिक्स हैं उन चीज़ों को आप फोकस करें।
और जो छोटे बच्चे हैं, मेन करियर काउंसलिंग तो छोटे बच्चों की जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो लाइब्रेरी वाले बच्चे उन्होंने फिक्स कर रखा है कि छोटे बच्चों की करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि उनका फिक्स नहीं है। और जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, ये जो अगर प्रेम नगर है, शायद पेरेंट्स या जो हमारी जो सोसाइटी है, जैसा कि हमारा एक टॉपिक भी है सोसाइटी का, कि सोसाइटी में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है लोगों को कि करना क्या है। तो मेन जो करियर काउंसलिंग की अगर चीजें बात करें, हमने जो हेल्प डेस्क तैयार किया है, मैं चाहता हूं कि 11th-12th के बच्चे अपना गोल फिक्स करें और हमें बताएं, हम उन पर काम करेंगे। देखो, हम साफ सी बात है कि हम नीट तैयार नहीं करवा सकते, हम जेईई की तैयारी नहीं करवा सकते, लेकिन हम जिन चीजों की तैयारी करवा सकते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में, एसएससी, यूपीएससी, सिविल्स की, स्टेट पीएससी की, उन चीजों के विषय में हम काफी कुछ चीजें आपको बता सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि हमारा मेन सेमिनार ऑर्गेनाइज करने का मोटो यह है कि आपको ये चीजें मान लो पता लग रही हैं, आप जो भी चीजें आपको यहाँ बताई गई सबको पता लग गई। मैं कुछ नहीं बताने वाला कि आपको कैसे क्या करना है या किस चीजें तैयार करनी, काफी कुछ आपको बता चुके हैं लोग। मेरा कहना यह है कि आपको चीजें पता लगी, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हम काफी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा सेमिनार था, हम आपसे मिलना चाहते थे कि किस तरीके से बच्चे हैं, बच्चे हमें किस तरीके से सुनेंगे और अपनी चीजों को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन आगे की जो चीजें होंगी, आगे भी हम सेमिनार रखेंगे, लेकिन हम ज्यादातर अब इन चीजों पर फोकस करेंगे कि आगे के जो बच्चे हैं वो पर्टिकुलर चॉइस लेकर आए हमारे पास कि सर हम यूपीएससी तैयार करना चाहते हैं। इस संडे हम 15 बच्चे हैं यूपीएससी के, 15 बच्चे मान लो हम लिखते हैं यूपीएससी के, तो हम 15 बच्चों की क्या करेंगे, अलग से काउंसिल करेंगे। और जो बच्चे हमें लगता है कि वो बच्चे सीरियस हैं, उन्हें हम एक मिनिमम फीस में क्या करेंगे, उनकी स्टडी करवाएंगे। इस चीज को लेकर आप बहुत अच्छे से क्लियर रहना कि हम मेन जिन चीजों पर फोकस करना चाहते हैं वो चीजें ये हैं कि यूपीएससी, एसएससी, कंप्यूटर, एकेडमिक कोर्सेज, जिसके अंदर आपका 11th, 12th, 10th, 9th, उसके बाद आफ्टर जो बीए वगैरह रहता है, इन सभी चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको बाकी चीज की गाइडेंस नहीं मिलेगी, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। नीट की आपको गाइडेंस चाहिए वो मिलेगी, यूपीएससी की चाहिए, जेईई की चाहिए, एसएससी की चाहिए, बैंकिंग की चाहिए। लाइब्रेरी के अंदर याद रखना काफी फेलियर्स भरे हुए हैं और फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। बहुत लोग अच्छे से यहाँ वहां से कोर्स करके आए, लोग बीएड कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हो आप, लेकिन क्या ये हो कि एक साल बाद आपने एसएससी की तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी की और आप फिर क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, इस चीज से अच्छा है कि आप उन लोगों से सीखें, जो हमारे पास लोग हैं उन चीजों से सीखें और हमसे आकर जुड़े। याद रखना, जुड़ने की, सीखने की कोई फीस नहीं होती और ना हम आपसे कोई फीस ले रहे हैं। मेनली हमारे पास जुड़ने का एक ही मोटो है कि हम इस एरिया में एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, जो गाइडेंस आपको बाहर चले जाओ, आपको यहाँ का बात पता है, यहाँ प्रेम नगर, अगर नगर में या नागलोई का आपको पता है, आप बाहर चले जाओ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पर चले जाओ, गाइडेंस के लिए आपको 10-10, 20-20 हजार रुपए देने पड़ते हैं। उस गाइडेंस को फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपके सामने जिन लोगों ने भी बोला, वो लोग कोई ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर तुरंत एग्जाम क्लियर कर लिया। 2-2, 3-3 साल लगे लोगों को, 5-5 साल लग गए लोगों को आगे बढ़ने में। तो उस चीज का एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, एक बार मैं सबको बुलाना चाहूंगा जो भी हमारे सामने थे। सबसे पहले रोशन, विनोद, एक बार सब लोग आ जाइए। गौरव सिंह, शशिकला मैम, आयान। ठीक है, ये लोग तो हैं ही, कुछ लोग और भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आपको काफी अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमने ज्यादातर ऐसे लोगों को बुलाया जिन लोगों ने कुछ चीजें अचीव की है या हमसे जिनका कनेक्शन ज्यादा था कि हम उन लोगों को बोल सकते हैं कि आओ बोलो हमारे पास, और वो लोग आकर क्या हो पाए, बोल पाए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास और लोग नहीं है जो इन चीजों के बारे में बता सकते हैं। तो आगे की गाइडेंस में आपसे कुछ और लोग जुड़ेंगे
जिन लोगों ने अचीव किया ना किया हो, बस वो आगे बढ़ना जानते हैं। तो कुछ और लोग हैं जिन्हें मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा, जैसे हेमंत सर। तालियों से स्वागत होता है क्योंकि सभी लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। कुलदीप, पिछले साल से तैयारी करते हुए इस बार क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है। प्रिया, नीरज, सचिन, हेमलता, विपिन, आ जाओ आगे, कोई बात नहीं। महिमा, हेमंत, बाकी और कुछ कोई बताना चाहता है तो वो भी सामने आ सकता है। कोई और है जो बोलना चाहता है कुछ? भरत, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। देखो, बच्चे मोटिवेट होने चाहिए। हाँ, बच्चे मोटिवेट होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों ने कुछ अचीव किया हो तभी वो मोटिवेट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो बहुत मन लगा के तैयारी कर रहे हैं अभी, और आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में उनको काफी अच्छी अचीवमेंट मिले। ठीक है, तो इन लोगों के चेहरे आप देख लीजिए। आगे की काउंसिल में हो सकता है ये लोग भी आपको मिले, और ये लोग भी आपको किसी ना किसी तरीके से क्या करेंगे, गाइड करेंगे। सूरज, आ जाओ सूरज, आपको नहीं आ रहा, आ जाओ। अखिलेश भैया, रुपेश कितनी ले आगे। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं लाइब्रेरी में जो अभी भी लगे हुए हैं, जिनका 1-2 दिन में एग्जाम है। सूरज झा है जिनका 18 को एग्जाम है। काफी अच्छी आपको बैंकिंग की सलाह दे सकते हैं वो, लेकिन उनका एग्जाम के चलते वो अभी लाइब्रेरी में ही है। ठीक है, तो इन लोगों को आप काफी अच्छे से देख लीजिए। ये लोग आगे आने वाले किसी न किसी चीज के भविष्य हैं और आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आपको चलते फिरते कहीं मिल जाए या आपको कहीं भी लाइब्रेरी में मिल जाए, कहीं भी आपको मिल जाए, तो इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट दिल से निकलनी चाहिए आप लोगों के अंदर। जिन लोगों ने नहीं बोला अभी कुछ भी, उन्हें क्या बच्चों से कुछ बोलना है, आ जाए प्लीज। बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ा सा लंबा खींचिए, एक एक करके आ जाओ। पहले आप ही आ जाओ। कौन आएगा पहले हेमंत सर आ जाओ, थोड़ा सीनियर भी आ जाओ। भरत, आप आ जाओ। मेरा नाम भरत है, और जैसे कि सब तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जो सेकंड लास्ट फ्लोर है, जैसे वहाँ पे बच्चे बैठे मैं भी ऐसे ही था। मतलब 10वीं 30 से आ गया था खूब बम पुकारे। इसके बाद 9वीं से पढ़ाई शुरू करी। वो भी एक सर मिले जिन्होंने बताया पढ़ना ही जरूरी होता है। एक कहावत है कि अगर आपके हाथ में मतलब चाकू है, मान लो डॉक्टर वही चाकू है, एक डॉक्टर के पास जो चाकू होता है वही जिंदगी बचा सकता है, लेकिन आप एक चोर के हाथ में चाकू दे दोगे तो वो जिंदगी ले सकता है। तो चाकू कसूर नहीं होता, वो जो इसके हाथ में है उसे यूज़ कर रहा है उसके ऊपर होता है। तो एजुकेशन भी ऐसी है, अगर आप पढ़ रहे हैं सही तरीके से पढ़ो तो आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, अब वो आपकी नीयत के ऊपर है कि किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। और प्लस में एजुकेशन ये होता है कि सबसे बड़ी आदत है स्टूडेंट लाइफ में कि आप जो कैसे देख रहे हो। इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, नंबर पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, देखोगे ना तो आप सीजे ले लो या कोई सा भी एग्जाम लो, गवर्नमेंट एग्जाम, तो 10 लाख 15 लाख मिनिमम के बच्चे होते हैं। मैं भी जब शुरू में तैयारी करा था तो लग रहा था कि हम कैसे स्पेशल है क्या कि हमारा हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम में भाई हाथ तंगे कुछ नहीं आता, इसकी जगह एन लगा रहे हैं, हम आर लगा रहे हैं, सामने वाला जो बोल रहा है वैसे लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ पढ़ाई बहुत अच्छे थे, बट धीरे धीरे चीज़ों करना शुरू करा। और घर में कोई बताने वाले थे, किसी ने यहाँ से तैयारी नहीं करी। पहली बात तो गाइडेंस आप लोगों का यहीं पे है, जो हमने शुरू में टाइम स्पेंड करा है ना,
रिसोर्स खोजने में कि कहाँ से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल रही है। हर किसी की अपनी लाइफ में हर किसी का अपना स्ट्रगल है, आपकी अपनी कहानी में इनकी अपनी, बट ये कुछ अचीव करके आज यहाँ पे खड़े हैं और आप वहाँ पे हो, आप भी यहाँ पे आओगे, बट वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर ने कहा था मेरे जब मैं स्कूल डेज में था कि बेटा अभी टाइम है तो मेहनत कर ले, समय रहते मेहनत कर ले, वरना जब समय तुझसे मेहनत करवाएगा ना तो बहुत दर्द होगा। और रियलाइज होता है या तो उस टाइम स्कूल में होते ना, पढ़े लेते, क्लास बंद नहीं करते, पढ़े लेते चीज़ों को और सही तरीके से पढ़ते, कुछ अच्छा कर लेते और जल्दी कर लेते। वो तो अभी भी जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। और आप जैसे छोटे भाई बहन नहीं है, इस समय में यही बात है, सबका ये चलता है कि हम पढ़े गए तो पढ़े गए, नहीं पढ़े गए तो कोई बात नहीं, दोस्त हैं पढ़े चले गए, पास हो जाएंगे। और कुछ सोचा है तो यही टाइम है एफर्ट करने का। और कोई कुछ देखना चाहता है? मेरा नाम मुकेश पाठक है। अभी जो मैं तैयारी कर रहा हूँ JRF की तैयारी कर रहा हूँ, नेट JRF, शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि ये क्लास मुझे भी नहीं पता था। और मेरा कहने का जो मोटो है, सबसे पहले जो करियर का स्टार्ट होता है वो कन्फ्यूजन से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस फील्ड में जाना है, कहाँ पे जाना है। आवाज़ आ रही है सबको? पीछे तक आवाज़ आ रही है? ठीक है, मैं दोबारा लाइन दोहरा देता हूँ। मैंने जो भी बोला कि हमारी जो करियर की शुरुआत होती है वो सिर्फ कन्फ्यूजन से स्टार्ट होती है। हमें नहीं पता होता कि हमें किस करियर में जाना है, यहाँ पे किस फील्ड में जाना है। अभी यहाँ जितने भी है और जितने भी भाइयों ने बोला है, जिन्होंने भी बोला है, उनमें से लाइक ईमानदारी से बताना कि कितनों को चीज़ें समझ आई है और वो इम्प्लीमेंट करने वाले उस चीज़ को, कितनों को समझ आई है और वो इम्प्लीमेंट करेंगे ईमानदारी से। अब ईमानदारी से बढ़िया, अगर ये चीज़ अच्छे से समझ आई और इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये एज होती है एक पिलर की एज होती है। अगर कहते हैं कि पिलर अगर जितना मजबूत होगा मंजिल उतनी ही अच्छी होती है और मजबूत होती है। तो ये जो एक एज होती है, हमारे को एक गाइडलाइन चाहिए होती है। यहाँ पे मैक्सिमम हम जितने भी हैं सबके पास गाइडलाइन नहीं थी, शायद इसलिए हमें इतने साल लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर हमारे पास भी टाइम होता तो हो सकता था कि हम 2 साल पहले ये चीज़ें अचीव कर चुके होते। बट ये चीज़ अच्छी है कि आपके पास सबसे बेटर चीज़ ये है कि आपके पास बड़े भाई हैं समझाने के लिए, बड़ी बहन है समझाने के लिए। बट आई थिंक हमारे साथ ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ नहीं थी। और जिसका जो कन्फ्यूजन है, जिस फील्ड में जो कन्फ्यूजन है, हमारा यहाँ एक हेल्पलाइन है, वो अपना नाम लिखवा देंगे। उसके बाद जिस को जो कन्फ्यूजन होगा वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट से उससे जाके बात कर लेंगे, भैया से बात कर लेंगे, वो आपको मिलवा देंगे उससे और आप आगे उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टाइम की सबसे अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ ये होती है कि वो निकल जाता है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है जो अब हमें चीज़ें समझ आ रही है और इस एज से आप लोगों को समझनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। एक मिनट आ जाइए सब लोग, थोड़ा थोड़ा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं सचिन धन्यवाद देता हूँ सरस्वती कोचिंग सेंटर का और हमारे माननीय प्रदीप सर का जो हमें मौका दिया बोलने का। देखो, जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी कोई एक दिन की नहीं होती, 1 महीने की नहीं होती, कभी कभी कुछ साल लग जाते हैं, 1 साल 1.5 साल। तो हमें अपने आप को बांध के रखना पड़ता है उस गोल के लिए जिस गोल के लिए हम वहाँ बैठे थे। कभी कभी मन टूट जाता है कि अब नहीं हो पा रहा, छोड़ दे, या फिर घर वाले बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं कि नहीं हो पा रहा तो छोड़ दे, कुछ और कर ले। पर सही मायनों में वही समय होता है आपको डिसाइड करने का मुझे क्या करना है। तो जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ या फिर कुछ सोचता हूँ, मैं मन में आता ख्याल कि नहीं हो पाएगा, कुछ और कर ले, तो मैं अपने द्वारा लिखी एक कविता जो खुद ही पढ़ लेता हूँ और खुद ही हंस लेता हूँ और खुद ही मोटिवेट हो लेता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको मोटिवेट कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कितना बड़ा मोटिवेटर क्यों ना हो, या कोई भी हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, या कोई भी हो। अगर आपको कोई मोटिवेट कर सकता है तो सिर्फ आप खुद अकेले, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी कविता सुनना चाहूँगा जो आपको शायद अच्छा लगे, जो मैं पार्ट टाइम लिख लेता हूँ कभी कभी, कि आज खोले जो तेरे पास है,
कल पाने को पूरा जहान होगा। यानी कि हम पार्टी छोड़ते हैं, रिश्तेदार छोड़ते हैं और दोस्त का बर्थडे होता है वो तक छोड़ते हैं, तो सब कुछ छोड़नी पड़ती है। तो उसी पे है कि आज खोल ले जो तेरे पास है, कल पाने को पूरा जहान होगा। आज जो दुख है तेरी आंखों में, कुछ बनने के बाद तेरा गुलाम होगा। आज तू रंग है जिंदगी में, रंग मतलब आपको पता होगा भिखारी। आज तू रंग है जिंदगी में, कल बादशाह नवाब होगा। पाल तो सही कुछ ख्वाब अपने जहन में, कल तू भी इस जहान का कलाम होगा। बस मेहनत कर और करता जा रुक मत, बस मेहनत कर और करता जा रुक मत, कल तू भी किसी की नजरों में एक इंसान होगा। आज फिरता है चंद सिक्कों के पीछे, हम ये सोचते हैं कि यार कल छोटी मोटी जॉब कर लेते, कहीं कुछ बन नहीं रहा तो उसी के लिए लिखा है कि आज फिरता है चंद सिक्कों के पीछे, कल अंबानी सा तू भी महान होगा। पाल तो सही कुछ ख्वाब अपने जहन में, तू भी इस जहान का कलाम होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के बिना ये सेमिनार सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि यहाँ पे 150 प्लस स्टूडेंट मौजूद हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सब सिर्फ आप लोगों के वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। इतने वैसे मौसम में बारिश भी हो रहा, सब कुछ हो रहा। तो आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और इस सब के लिए मैं अपने जितने भी आए हुए व्यक्तियों सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जैसा कि रोशन सिंह जी जो MBBS कर रहे हैं, मैडम जो एडवोकेट है और जुडिशरी की तैयारी कर रही है, उसके अलावा गौरव सिंह जी जो UPSC मेंस के लिए लेटेस्ट क्वालिफाइड हुए और लास्ट इंटरव्यू तक गए थे। तो आई होप ये जो लोग हैं जिन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये आप लोगों को जरूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने ये 2 घंटे बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिए, लेकिन मेरा माने अगर आप जिस दिन उस पड़ाव पे पहुंचेंगे, जिस दिन एहसास होगा कि मैं अगर उसको सही तरीके से ले लेता या गाइडेंस मिल जाता तो मैं बहुत कुछ कर पाता। क्योंकि यहाँ पे जितने भी खड़े हैं हम सबको इस चीज का रियलाइज है, कहीं ना कहीं हमें इस चीज का फील होता है कि अगर काश हमें पहले वो गाइडेंस मिल गई होती तो बहुत पहले हम वो अचीव कर चुके होते। चाहे मैडम हो, चाहे गौरव भाई, जितने भी है, सबके साथ यही है, इसीलिए इतने एज तक खिंच गए। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा हो कि मैं बोर हो गया, मेरा टाइम खराब हो गया, तो इस चीज के बारे में ना सोचे, इसको एक पॉजिटिव वे मिले कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी ये। आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको एक ऐसा अवसर मिला जहाँ बहुत एक्सपीरियंस लोग मौजूद है जो आपको बता रहे हैं कि आने वाले भविष्य में कैसे चैलेंजेस से, कठिनाइयों से सामना करना है और आगे बढ़ना है। तो ये सेमिनार आज था, ऐसा नहीं कि लास्ट सेमिनार है, इसके बाद भी सेमिनार कंडक्ट किया जाता रहेगा। इसके अलावा अगर किसी को पर्सनल टू पर्सनल भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, कोई डाउट है, अगर उसे लगता है कि मैं भीड़ में नहीं पूछ सकता, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, उसे लगता है कि सबके सामने मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि होता है, हमें टेंडेंसी है कि शुरुआत में डर लगता है, तो आप पर्सन टू पर्सन भी मिल सकते हैं। गौरव सर, प्रदीप सर, महेंद्र सर, ये हमेशा 24/7 खड़े रहते हैं। ये हमारा सरस्वती कोचिंग सेंटर है, हमेशा आपके लिए खड़ा है, हमेशा वो वहां पे है। जब भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो, दुविधा हो, कोई परेशानी हो, किसी भी चीज के लिए आप बेझिझक वहां आ सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, कोई भी परेशानी हमेशा जुड़ सकते हैं। इसके बाद भी आने वाले टाइम में सेमिनार रहेगा। तो मैं अपने जितने भी लोग हैं सबके साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ इस लास्ट कोटेशन के साथ, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। एक बार ताली हो जाए। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, आने के लिए। हमारा इंस्टीट्यूट, हमारे जितने लोग हैं, जितने भी वॉलंटियर हैं, सबका धन्यवाद इस सेमिनार को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सबसे पहले और सबसे ज्यादा आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग आए इतने अच्छे बुरे मौसम में भी और यहाँ बैठे रहे, हम लोगों को सुना। इन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन, कुछ भी, किसी का कैसा भी क्वेश्चन है तो एक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर किसी को भी अभी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछना हो किसी को, इसका नाम लिखवा देना। और दूसरी चीज़,
अभी कोई जाएगा नहीं, रिफ्रेशमेंट मिलेगी। और यहाँ पे कोई नहीं खोलेगा पेपर को या फिर कोई भी नहीं खोलेगा, बाहर जाके खोलेंगे, सारे बैठे रहेंगे। उसके बाद रिफ्रेशमेंट आपको पहले दी जाएगी, उसके बाद आप बाहर जाएंगे। तो थैंक यू आप सबका। ठीक है, आप सब भी बैठे। चाय पानी लेके जाइए है ना प्रिंस भाई, चाय पानी लेके जाइए। आपने क्यों दिया लेक्चर?